ओके, सो इन दिस सेक्शन वी आर रिवाइजिंग ओवरव्यू ऑफ टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो इस चैप्टर को 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले अपन बात करेंगे वैल्यूएशन के बारे में, उसके बाद अपन बात करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इंडाइसेस के बारे में, एंड पार्ट 3 के अंदर अपन रेजिडुअल टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, वैल्यूएशन। तो सबसे पहले सवाल तो ये आता है कि रियल एस्टेट का एक पोर्टफोलियो के अंदर क्या रोल होता है। तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, जैसे कि इससे अपन को बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है, बिकॉज इसका लोअर कोरिलेशन होता है विद अदर एसेट क्लासेस। तो अगर अपन इसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर डालते हैं तो अपन को ग्रेटर बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है। साथ ही साथ अगर अपन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव जानना चाहें तो उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ये सोच के चलो कि अगर अपन एक प्रॉपर्टी को खरीद लिया, यानी कि रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो अपन को क्या क्या फायदा हो सकता है। पहले तो ये कि अपन को हर महीना रेंट आता रहेगा, यानी कि रेंटल बेनिफिट तो होएगा। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी के प्राइस है दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं, यानी कि अपन को प्राइस एप्रिसिएशन का भी फायदा होएगा। साथ ही अपन को डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, बिकॉज इसका लोअर कोरिलेशन होता है विद अदर एसेट क्लासेस। देखो अपन को यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। साथ ही साथ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हेज करता है अपन को अगेंस्ट इन्फ्लेशन, एंड साथ ही साथ अपन को टैक्स बेनिफिट भी हो सकता है। बिकॉज इसके अंदर इस तरह सोचो कि अपन एक बिल्डिंग को खरीदा है, अब बिल्डिंग के अंदर डेप्रिसिएशन भी लगता है। अब डेप्रिसिएशन लगेगा तो इसका मतलब अपन को टैक्स कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी इनकम कम दिख रही है। तो जाहिर सी बात है अपन को यहाँ पर टैक्स बेनिफिट होएगा। अब साथ ही साथ ये सोचो कि अगर अपन एक बिल्डिंग को खरीदा है तो हो सकता है अपन ने सारा पैसा खुद ने ना लगा, अपन ने कुछ बोरो भी करा हो। तो इसमें कहते हैं कि जब अपन ने बोरो करा तो उसको कुछ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अगर अपन उसको इंटरेस्ट पे करेंगे तो इसकी वजह से अपनी जो इनकम है वो कम दिखेगी, तो यानी कि अपन को यहाँ पर टैक्स सेविंग होगी ऑन इंटरेस्ट एक्सपेंस। ओके, तो नेक्स्ट अपन क्लासिफिकेशन करेंगे ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर एक चीज के ऊपर गौर देना, अपन यहाँ पर क्लासिफिकेशन करें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का, न कि रियल एस्टेट का। तो यानी कि रियल एस्टेट में किस तरह से इन्वेस्ट करा जा सकता है, इसका क्लासिफिकेशन अपन देख रहे हैं। तो इसको 4 क्वाड्रेंट में बांटा गया है। पहला अपन देखेंगे प्राइवेट में कैसे हो सकता है, एंड दूसरा अपन देखेंगे पब्लिक में कैसे हो सकता है। प्राइवेट में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है, अपन ने खुद ने प्रॉपर्टी खरीद ली या फिर अपन ने किसी को लोन दे दिया। अपन ने प्रॉपर्टी खरीदी है, ये प्राइवेट इक्विटी के अंदर आएगा। अब ये जो प्रॉपर्टी है वो सारा का सारा जरूरी नहीं है पैसा अपन नहीं लगाया, अपन कुछ पैसा बोरो कर सकते हैं। वो बोरो करे हुए पैसे के साथ साथ अपन उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, वो प्राइवेट इक्विटी के अंदर ही आएगा। एंड दूसरा है लेंड करना मनी, यानी कि अपन ने किसी को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उधारी में पैसा दिया हो, ये प्राइवेट डेट के अंदर आता है। जब प्राइवेट वाला सेक्शन खत्म हो गया अपन पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर अपन को पब्लिकली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना है तो 2 तरह से लगाया जा सकता है। एक तो कहते हैं कि अपन को रिट्स के अंदर इन्वेस्ट कर देना चाहिए, या फिर कहते हैं कि अपन को एक एमबीएस के अंदर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अब रिट्स का मतलब तो अपन को पता है ही, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है। इसकी पूरी डिटेल आगे बताई गई है, तो अपन वहीं पे उसको डिस्कस करेंगे। तो दूसरा था एमबीएस। एमबीएस के बारे में भी उनको पता ही है, मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटी, इसके बारे में भी आगे डिस्कस किया गया, तो अपन वहीं पे इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे अपना जो मेन फोकस है वो प्राइवेट वाले कॉलम के ऊपर है, यानी कि बाय प्रॉपर्टी या फिर लैंड, इन दोनों के ऊपर अपना जो मेन फोकस है। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रियल एस्टेट। पहले अपन ने पढ़ा था रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, अब अपन पढ़ेंगे रियल एस्टेट का क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकता है। तो 2 तरह का रियल एस्टेट हो सकता है, रेजिडेंशियल पर्पस है या फिर कमर्शियल पर्पस है। रेजिडेंशियल का मतलब हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी कि खुद के रहने के लिए जो घर बनवा रहे हैं उसको अपन सेल्फ ऑक्यूपाइड कहेंगे। बाकी जितने भी उसको अपन कमर्शियल कहेंगे। कमर्शियल के अंदर रेजिडेंशियल भी आता है, साथ ही साथ कमर्शियल के अंदर इंडस्ट्रियल, ऑफिस, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी एंड मिक्स्ड, ये सब चीजें कमर्शियल के अंदर आती है। अभी जो रेजिडेंशियल है इसके अंदर अपन सिंगल फैमिली होम, मल्टी फैमिली होम दोनों के बारे में बात करते हैं। साथ ही जो इंडस्ट्रियल है इसके अंदर वेयर हाउस के बारे में बात की जाती है। एंड जो हॉस्पिटैलिटी है इसके अंदर होटल, मोटल, इन सब के बारे में बात की जाती है। एंड जो मिक्स्ड है इसका मतलब अपन सोच सकते हैं एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल। जैसे कि अपना नीचे वाले फ्लोर पर दुकान है, उसके ऊपर अपन ने फ्लोर पर रेजिडेंशियल यानी कि अपन रह रहे हैं, एंड उसके ऊपर वाले फ्लोर पर अपन ऑफिस बनाया हुआ है, तो इसको अपन मिक्स्ड बोलते हैं। तो अब अपन अपने कोर पार्ट के अंदर एंटर करते हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे रियल एस्टेट का वैल्यूएशन किस तरह से किया जाता है। इसके वैल्यूएशन करने के 3 तरीके हो सकते हैं, इनकम अप्रोच, सेल्स कंपैरिजन अप्रोच एंड कॉस्ट अप्रोच। अब यहाँ पे जो इनकम अप्रोच है इसको सोचो, जो अपने इक्विटी वैल्यूएशन के अंदर अपन डीसीएफ अप्रोच यूज करते थे ना, ये वैसा का वैसा ही है। यानी कि यहाँ पर अपन एक तरह से प्रेजेंट वैल्यू करते हैं फ्यूचर बेनिफिट्स का। दूसरा सेल्स कंपैरिजन अप्रोच, इसके नाम पे फोकस करो। कंपैरिजन यानी कि एक तरह से अपन इसको कंपेयर कर रहे होते हैं किसी से, यानी कि एक तरह से अपन अपनी प्रॉपर्टी का दाम निकालने के लिए जो सिमिलर प्रॉपर्टी है उसका दाम चेक करते हैं, एंड उससे अपन एडजस्टमेंट करके अपने प्रॉपर्टी का दाम निकालते हैं, यानी कि एक तरह से अपन रिलेटिव वैल्यू का यूज कर रहे हैं। एंड लास्ट आता है कॉस्ट अप्रोच। कॉस्ट अप्रोच को एक तरह से अपन रिप्लेसमेंट अप्रोच भी बोल सकते हैं, बिकॉज एक तरह से अपन यहाँ पर ये सोच के चलते हैं कि अगर इस चीज को अपन आज बनवाते तो क्या दाम लगता। ओके, तो अब अपन इन तीनों अप्रोचेस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सेल्स कंपैरिजन अप्रोच से। अब अपन ने यहाँ पर थोड़ी देर पहले देखा था, अपन यहाँ पर रिलेटिव वैल्यू का यूज करते हैं, यानी कि अगर अपन को प्रॉपर्टी एक्स का दाम निकालना है तो अपन को कंपेरेबल प्रॉपर्टीज चाहिएगी, यानी कि अपन को वैसी सिमिलर प्रॉपर्टीज चाहिएगी। तो समझ लो अपनी सिमिलर प्रॉपर्टीज है ए, बी एंड सी। तो अपन सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे सिमिलर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। अब सिमिलर प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने के बाद अपन उसका पर स्क्वायर फीट का रेट निकालेंगे, बिकॉज अपनी हो सकता है 50,000 स्क्वायर फीट की जमीन हो, एंड हो सकता है जो दूसरी प्रॉपर्टी है कोई 20,000 स्क्वायर फीट की हो, कोई हो सकता है 60,000
50,000 स्क्वायर फीट की हो, कोई हो सकता है 70,000 स्क्वायर फीट की हो। तो इन तीनों को ऐसे कंपेयर करना तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, बिकॉज सबका दाम अलग अलग आएगा। जो कि 70,000 स्क्वायर फीट का दाम तो बहुत ज़्यादा आना है, तो इस वजह से अपन इसको इक्वल यूनिट पे लेकर के आ जाते हैं, यानी कि अपन इसकी पर स्क्वायर फीट की रेट निकाल लेते हैं। अब जब अपन इसकी पर स्क्वायर फीट की रेट निकाल ली है तो अपन इसको एडजस्ट करेंगे फॉर डिफरेंसेस, बिकॉज जाहिर सी बात है जो प्रॉपर्टी जो हेट्रोजीनियस होती है, तो इस वजह से उन सब के अंदर अपन को एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जिससे कि अपन उसका एक रीजनेबल प्राइस निकाल सकें। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर ये कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करो। अगर अपनी प्रॉपर्टी कंपेरेबल वाले से कोई चीज के अंदर बढ़िया है तो ये अपना एक पॉजिटिव फैक्टर है, यानी कि अपना दाम उससे ज्यादा होना चाहिए। बट अगर अपनी प्रॉपर्टी उससे खराब है कोई चीज के अंदर, तो इस वजह से अपना जो दाम है वो उससे कम होना चाहिए। तो अब अपन इन एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एज के बारे में। हो सकता है अपनी जो प्रॉपर्टी हो 5 साल पुरानी हो, जो कंपेरेबल प्रॉपर्टी है सपोज ए, वो हो सकता है 3 साल पुरानी हो, जो बी है वो हो सकता है 10 साल पुरानी हो, जो सी है वो हो सकता है 1 साल पुरानी हो। अब जाहिर सी बात है जो बिल्डिंग जितनी ज्यादा नई होगी उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू होगी। तो अगर अपन अपनी प्रॉपर्टी को कंपेयर करेंगे ए से, तो एक तरह से अपन को यहाँ पर नेगेटिव एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज अपनी 5 साल पुरानी और ए है वो 3 साल पुरानी है, तो इसका मतलब वो ज्यादा बढ़िया है। अगर बी से कंपेयर करेंगे तो अपने को एक पॉजिटिव एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज बी 10 साल पुरानी है एंड अपनी 5 साल पुरानी है। एंड सी से अगर अपन कंपेयर करेंगे तो अपन को नेगेटिव एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब इसी तरह से लोकेशन के बारे में सोचो। हो सकता है जो अपनी जो प्रॉपर्टी हो प्राइम लोकेशन पे हो, ए हो सकता है कि बेकार सी जगह पर हो, बी हो सकता है उससे भी ज्यादा बढ़िया जगह पर हो, यानी कि एक्स से अपनी प्रॉपर्टी से भी ज्यादा बढ़िया जगह पर हो, एंड सी हो सकता है अपनी वाली जगह पर ही हो। तो अगर अपन इसको कंपेयर करेंगे ए से, तो ए तो घटिया जगह पर है, यानी कि अपन को पॉजिटिव एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बी बहुत ही ज्यादा बढ़िया लोकेशन पर है, तो इसलिए अपन को एक नेगेटिव एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सी सेम टाइप की लोकेशन पर है, तो इसलिए अपन को यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना होगा। अब इसी तरह से अपन यहाँ पर बात करेंगे डेट ऑफ सेल के बारे में, यानी कि जो कंपेरेबल प्रॉपर्टी है इसका ट्रांजैक्शन आखिर कब हुआ था, बिकॉज ये सारे के सारे डेटा तो तब के होंगे ना। तो यहाँ पर कहते हैं हो सकता है जो ए का ट्रांजैक्शन है वो 1 साल पहले हुआ हो, बी का ट्रांजैक्शन हो सकता है 6 महीना पहले हुआ हो, एंड सी का हो सकता है ट्रांजैक्शन पिछले महीने ही हुआ हो। तो अगर अपन यहाँ पर कंपेयर करेंगे 1 साल वाले से, एंड अपन को लगता है कि जो प्रॉपर्टी मार्केट बढ़ता ही जा रहा है, तो इसलिए अपन को पॉजिटिव एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज वो तो 1 साल पुराना दाम है ना, अब तो प्रॉपर्टीज के प्राइसेस कितने बढ़ गए होंगे। सिमिलरली बी वाले के अंदर भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपन को पॉजिटिव, बिकॉज बी वाला भी 6 महीना पुराना है। एंड सी वाले में अपन देखेंगे तो अपन को सबसे छोटा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज वो 1 महीने पहले का ही ट्रांजैक्शन है। इसी तरह से अपन बात करेंगे कंडीशन के बारे में कि किसकी कैसी कंडीशन है। हो सकता है ए की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, हो सकता है बी की कंडीशन है वो एवरेज है, एंड सी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, एंड अपनी प्रॉपर्टी यानी कि एक्स वो हो सकता है एवरेज कंडीशन की हो। तो अगर अपन कंपेयर करेंगे अपनी प्रॉपर्टी को विद प्रॉपर्टी ए, तो अपन को एक नेगेटिव एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज ए जो है वो बहुत ही ज्यादा बेटर कंडीशन में है अपनी प्रॉपर्टी के मुकाबले। बी और अपन दोनों के दोनों सेम कंडीशन पे, तो अपन कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। एंड अगर अपन कंपेयर करेंगे विद प्रॉपर्टी सी, तो अपन को एक पॉजिटिव एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज सी बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में है। तो अब हो सकता है मन के अंदर डर है कि यार ये सारे के सारे एडजस्टमेंट अपन कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे। तो इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है, बिकॉज जितने भी एडजस्टमेंट होंगे, यानी कि 10% एडजस्टमेंट, 12% एडजस्टमेंट, वो सबका सब अपन को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा, अपन तो केवल बस अप्लाई करना है उसके अंदर। तो एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो अपन अभी तक सेल्स कंपेरिजन अप्रोच में क्या क्या करा है। सबसे पहले अपन ने कंपेरेबल प्रॉपर्टीज को ढूंढा, एंड उसको ढूंढने के बाद अपन ने पर स्क्वायर फीट की रेट निकाल ली। वो रेट निकालने के बाद अपन ने उसका एडजस्ट करा फॉर डिफरेंसेस। अभी जितने भी डिफरेंसेस और आए हैं इनकी मदद से अपन ने एडजस्टेड पर स्क्वायर फीट की वैल्यू निकाल ली है ऑफ द कंपेरेबल कंपनीज, एंड इसका फिर अपन ने एवरेज ले लिया। तो अपन ने ये जो वैल्यू निकाली है, ये जो एवरेज वैल्यू आई है, ये पर स्क्वायर फीट की आई है। एंड अपने जो स्टार्टिंग में डिस्कस करते थे कि अपन अपनी जो प्रॉपर्टी 50,000 स्क्वायर फीट की है, तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 से, तो इससे अपने अपने सब्जेक्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि प्रॉपर्टी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अपना सेल्स कंपैरिजन अप्रोच कंप्लीट होता है। ओके, तो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं इनकम अप्रोच की तरफ। तो अगर अपन को रियल एस्टेट का वैल्यूएशन करना है फ्रॉम इनकम अप्रोच, तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं, डायरेक्ट कैपिटलाइजेशन अप्रोच एंड डीसीएफ अप्रोच। इसको समझने के लिए दिमाग के अंदर हमेशा याद रखो कि ये एक तरह से सिमिलर होता है टू द डीडीएम मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, जो कि अपन ने इक्विटी के अंदर पढ़ा था। तो जैसे कि अपन उसके अंदर पढ़ा था कि अगर डिविडेंड ग्रो हो रहा है फ्रॉम अ कांस्टेंट रेट फॉर एवर, तो अपन क्या करते हैं, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का यूज करते हैं, यानी कि D1 बाय RE माइनस G का यूज करता है। तो यहाँ पर अपन को जो D1 है इसकी जगह NOI लेना है, तो इससे इसका फॉर्मूला हो जाएगा NOI डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट, यानी कि NOI 1 डिवाइडेड बाय KC माइनस G। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखो, ये जो कैपिटलाइजेशन रेट है ये गोइंग इन कैपिटल रेट होती है, यानी कि जो कैपिटल रेट अभी चल रहा है उसको लिया जाएगा। तो ये जो अप्रोच है इसको अपन डायरेक्ट कैपिटलाइजेशन अप्रोच कहेंगे। अपन दूसरी अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं, डीसीएफ अप्रोच। तो यहाँ पर अपन वापस से इक्विटी की तरफ चलते हैं। वहाँ पर अपन को याद होगा मल्टी स्टेज डीडीएम मॉडल। वहाँ पर क्या होता है कि स्टार्टिंग के कुछ ईयर में तो जो ग्रोथ है वो अलग अलग रेट से होती रहती है डिविडेंड की, बट बाद में कोई स्टेबल रेट पे आ जाता है। जब वो स्टेबल रेट पे आता है जिस साल से, उससे पिछले साल पे अपन उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यूजिंग जीजीएम वाला जो फॉर्मूला था उससे ही। तो यहाँ पे भी अपन वही करेंगे। तो अपन ने पिछले अप्रोच के अंदर देखा ही था कि अपन यहाँ पर डिविडेंड की जगह एनओआई का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अपन को
यही सोच के चलना है। तो यहाँ पर ये सोचो कि अगर अपन इक्विटी वाला करें तो उसके अंदर अपन क्या करते थे कि जो डिविडेंड अनस्टेबल वाला है, यानी कि जिस पीरियड के अंदर वो अलग अलग रेट से ग्रो होता जा रहा है, उसको तो सीएफ मोड के अंदर डालते जाते थे जैसा जैसे डिविडेंड है। बट जिस रेट से वो स्टेबल हो जिस ईयर से वो स्टेबल हो जाता है, उससे पिछले वाले साल पे अपन उसकी वैल्यू निकाल लेते थे यूजिंग वही D1/RE-G वाला तरीका। तो अपन यहाँ पे भी यही करेंगे, यहाँ पे अपन डिविडेंड की जगह डील करें एनओआई से। तो यहाँ पर जब तक एनओआई है वो अनस्टेबल रेट से ग्रो होता रहेगा, यानी कि अलग अलग रेट से ग्रो होता रहेगा, उसको अपन सीएफ के अंदर डालते रहेंगे कैश फ्लो मोड के अंदर। बट जिस ईयर से वो स्टेबल होना चालू हो जाएगा, उससे पिछले साल पे अपन उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि यहाँ पर ये समझने की कोशिश करो कि जो एनओआई अनस्टेबल रेट से ग्रो हो रहा है, इसको अपन एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड बोलते हैं। यानी कि NOI-1 NOI-2 से लेके NOI-N ये जितने भी है इनको अपन कैश फ्लो मोड के अंदर डाल देंगे एंड इसका अपन प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। एंड साथ ही साथ अपन अब बढ़ते हैं जहाँ से वो स्टेबल होना चालू हो जाता है। समझ लो ये स्टेबल होना चालू होता है फ्रॉम N+1 से, तो इसका जो वैल्यू होगा यानी कि जो VN होगा उसको अपन निकाल लेंगे। एंड इसके अंदर भी वही वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि NOI-N+1 डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। एंड यहाँ पे जो कैपिटलाइजेशन रेट है इसका मतलब है टर्मिनल कैपिटलाइजेशन रेट। अब यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करो, जो पिछला वाला अपन ने अप्रोच देखा था डायरेक्ट कैपिटलाइजेशन अप्रोच, वहां पर अपन ने गोइंग इन कैपिटलाइजेशन रेट लिया था, यानी कि वो रेट जो अभी चल रहा है। बट यहाँ पर अपन ले रहे हैं टर्मिनल कैपिटल रेट, यानी कि यहाँ पर अपन वो रेट लेंगे जो कि उस समय चल रहा होगा जहाँ से स्टेबल होना चालू हो जाएगा। तो इसकी मदद से जो VN निकलेगा इसको अपन प्रेजेंट वैल्यू कर लेंगे एट KC। एंड जो एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड में जितने भी NOI होंगे उन सब का भी अपन प्रेजेंट वैल्यू कर लेंगे एट KC। एंड इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे जिससे कि V0 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट अब ये समझने की कोशिश करो कि अपन यहाँ पे जो पूरा डिस्कशन करा है इसका जो मेन फोकस वो NOI के ऊपर है। एंड ये जो NOI है ये होता है नेट ऑपरेटिंग इनकम। इसको अगर अपन चाहे तो EBITDA भी सोच सकते हैं, यानी कि EBITDI, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो अब सवाल ये आता है कि EBITDA को निकाला कैसे जाएगा। तो इसके लिए अपन EGI से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड माइनस करेंगे मेंटेनेंस अलाउंस। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर ये EGI होता क्या है। तो EGI का मतलब होता है टोटल इनकम। इसको कैसे निकाला जाता है ये अपन आगे बढ़ेंगे। इसमें से अपन लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्सेस, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज, रिपेयर्स एक्सेट्रा। एंड साथ ही साथ अपन लेस करेंगे मेंटेनेंस अलाउंसेस। मेंटेनेंस अलाउंसेस एक सॉर्ट ऑफ रिजर्व और प्रोविजन होता है। इसका मतलब है ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि जो प्रॉपर्टी है उसका पोटेंशियल तो इंक्रीज नहीं करता है बट उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करता है। जैसे कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग बट उसकी वैल्यू को इंक्रीज नहीं करा है, जैसे कि अपन ने AC इंस्टॉल करवा लिया, तो ये आएगा मेंटेनेंस अलाउंसेस के अंदर। बट यहाँ पर एक चीज का अपन को ध्यान रखना है कि अगर कोई छोटा मोटा कोई रिपेयर करवाया है तो वो इसके अंदर नहीं आएगा, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आएगा। एंड अगर कोई बहुत बड़ा रिपेयर करवाया यानी कि अपन कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है तो वो इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो तो उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है ना। ओके, तो अब अपन इस फॉर्मूले के सबसे पहले कंपोनेंट EGI के बारे में बात करेंगे, इफेक्टिव ग्रॉस इनकम। अब EGI को कैलकुलेट करने के लिए ये सोचो कि अपन इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं एंड अपने पास जो भी आ रहा है अपन उसको ऐड कर देंगे, जो भी अपन से जा रहा है अपन उसको लेस कर देंगे, बस इतना ही होता है इसके अंदर। तो इसमें अपन स्टार्ट करते हैं GPRI से, ग्रॉस पोटेंशियल रेंटम इनकम से। GPRI एक तरह का करंट मार्केट रेट होता है, यानी कि अभी मार्केट के अंदर रेंट का क्या भाव चल रहा है। इससे अपन लेस करते हैं लॉस टू लीज, बिकॉज हो सकता है कि अपना जो रेंट का एग्रीमेंट है काफी टाइम पहले हुआ एंड उस समय जो रेंट है वो इतना ज्यादा चल ना रहा हो, तो इस वजह से अपन को जो रेंट अभी चल रहा है उतना नहीं मिल पाएगा, उससे कम मिलेगा, तो ये लॉस टू लीज होता है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन मार्केट रेट एंड करंट लीज। तो जैसे अपन इससे जो लॉस टू लीज हटा देंगे GPRI से, तो जो निकलेगा वो होएगा GRI, यानी कि ग्रॉस रेंटल इनकम। ये एक तरह का एक्चुअल रेट होता है जो कि एक टेनेंट पे कर रहा होता है टू द प्रॉपर्टी ओनर। तो इससे अपन को क्या समझ में आता है कि जो GPRI है वो एक तरह पोटेंशियल होता है कि इसका भी क्या भाव होना चाहिए, एंड GRI एक तरह का एक्चुअल रेट होता है, एंड इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होता है इसको अपन लॉस टू लीज कहते हैं। अब ऊपर एक स्टार है, इसके अंदर कहते हैं कि जो लॉस टू लीज वो नेगेटिव भी हो सकता है, एंड ऐसा तब होता है जब प्रॉपर्टी मार्केट हीटेड अप होता है, यानी कि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि पहले जो रेट चल रहा था वो ज्यादा था एंड अभी जो करंट मार्केट में जो रेट चल रहा है वो कम चल रहा है। तो इसका मतलब है कि अपना जो लॉस टू लीज है वो नेगेटिव आएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर अपन ने GRI कैलकुलेट करना सीख लिया है। अब अपन इसके अंदर एडजस्ट करेंगे वैकेंसी, कलेक्शन एंड कंसेशन। इसको इसे सोचो कि अपने जो प्रॉपर्टी रेंट पे दी है उसके अंदर सारे रूम्स तो बुक होंगे नहीं, सारे फ्लोर तो बुक होंगे नहीं, कुछ तो वैकेंसी रह जाएगी, तो उसको अपन यहाँ पर हटा देंगे, तो जिससे अपने को पता चलेगा कि अपने कितना रेंट रिसीव कर रहे हैं। साथ ही साथ उस रेंट को कलेक्ट करने में हो जाता है कुछ कॉस्ट भी लगे, तो वो भी अपना खर्चा एक तरह से, तो अपन उसको भी लेस कर देंगे, यानी कि वैकेंसी एंड कलेक्शन कॉस्ट एक तरह का एस्टिमेटेड रेवेन्यू लॉस है फ्रॉम अनऑक्यूपाइड यूनिट एंड अनकलेक्टेड रेंट। अब नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं कलेक्शन के ऊपर। कलेक्शन एंड एडजस्टमेंट एक तरह का रेंट रिडक्शन होता है, यानी कि अपने एक तरह से 11 महीने का पेमेंट रिसीव कर रहे हैं इन ल्यू ऑफ 12 महीना, यानी कि 11 महीने का पेमेंट करो और 12 महीने तक आप रह सकते हो, तो एक तरह का रेंट रिडक्शन है जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है एज इंसेंटिव टू टेनेंट।
ओके, तो नेक्स्ट इसके अंदर अपन ऐड करते हैं ओवरेज रेंट। ओवरेज रेंट का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर इस तरह से सोचो कि अपन ने एक तरह से रेंट रिसीव कर रहे हैं कि तुमको हर महीना 10,000 रुपये देना है, एंड इसके बाद जितना भी तुम्हारा सेल हो रहा है 50,000 के ऊपर का, उसका मुझे 10% भी चाहिए। यानी कि एक तरह से अपन फिक्स्ड रेंट रिसीव कर रहे हैं, इसके ऊपर भी अपन एक अमाउंट को रिसीव कर रहे हैं। एंड ये जो दूसरा वाला अमाउंट जो कि अपन रिसीव कर रहे हैं वो वेरिएबल है, ये डिपेंड करता है कि सामने वाले का सेल्स कितना हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे फिक्स्ड के जो ऊपर इंक्लूडेड है इसको अपन ओवरेज रेंट कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इसके अंदर अपन ऐड करते हैं अदर इनकम को। अदर इनकम यानी कि किस तरह की हो सकती है, जैसे कि अपन ने पार्किंग चार्जेस रख दिए या फिर होता है अपन ने बिल बोर्ड लगा दिया, तो ये जितने की तरह की अपन को अदर इनकम आ रही है इसको अपन यहाँ पर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट अपन इसके अंदर ऐड करते हैं रीइंबर्समेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम टेनेंट, यानी कि ऐसा एक्सपेंस जो कि टेनेंट से अपन ने रिकवर करा है उसको अपन यहाँ पर ऐड कर देंगे। एंड इस सबको ऐड करने के बाद जो आएगा इसको अपन ईजीआई कहेंगे, यानी कि इफेक्टिव ग्रॉस इनकम, जिसको अपन टोटल इनकम भी कहते हैं। अब ये कैलकुलेट करने के बाद अपन ने पहले ही देखा था, इसके अंदर अपन लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस को एंड लेस करते हैं मेंटेनेंस अलाउंसेस को, एंड इससे जो आता है इसको अपन एनओआई यानी कि नेट ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर एक सेल्फ नोट है, इसके अंदर कहते हैं कि अपन को एक चीज का ख्याल रखना है कि ये जो एनओआई है इसको अपन क्या कह रहे थे, ये एबिडा था, यानी कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट फॉर प्रॉपर्टी है ये लेस नहीं हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी लेस नहीं हुआ है, एंड साथ ही यहाँ पर जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी लेस नहीं हुआ है। यानी कि एनओआई को कैलकुलेट करते समय अपन को इन खर्चों को इग्नोर करना है। ओके, तो अब एक और चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करो, जो अपन ऊपर देखा था ओवरेज रेंट, उसके अंदर क्या हुआ था, अपन को मिल रही थी एडिशनल रेंट जब सेल्स एक्सीड करी थी स्टैब्लिश टारगेट को। तो यहाँ पर ऐसे ही दो और क्लॉज के बारे में बात की गई है, स्टेप अप क्लॉज एंड इंडेक्स रेंट क्लॉज। स्टेप अप क्लॉज के अंदर क्या होता है कि एक शेड्यूल्ड रेंट इंक्रीज होती रहेगी, यानी कि से हर साल जो रेंट है वो 2-2% से इंक्रीज होता रहेगा। एंड इंडेक्स रेंट क्लॉज के अंदर क्या होता है कि जो पेमेंट किया जाएगा वो बेस्ड होगा ऑन मार्केट इंडिकेटर। ओके, तो यहाँ पर अपन ने ईजीआई कैलकुलेट करना सीख लिया है। यहाँ पे हमेशा अपन को यही चीज याद रखनी है कि जो भी अपने पास आ रहा है उसको अपन ऐड करेंगे, एंड जो भी अपने से जा रहा है अपन उसको लेस करेंगे। एंड अपन कौन है, प्रॉपर्टी के मालिक हैं, अपने पास रेंट आ रहा है तो अपन उसको ऐड कर देंगे। अपने पास आने चाहिए था पोटेंशियल रेंट जो चल रहा है पर वो नहीं आ रहा है, उसकी जगह अपने पास जो एक्चुअल रेंट है वो आ रहा है, तो जो लॉस हुआ है अपन को उसको अपन लॉस टू लीज कहते हैं। इससे अपन ने जीआरआई निकाल लिया। जीआरआई जो आया है वो तो पूरे का, यानी कि अगर अपने पास 100 रूम है तो अपन ने 100 रूम के हिसाब से निकाल लिया, बट उसमें से तो 95 ही उसमें से बुक हुआ है, तो यानी कि अपन जो वैकेंसी है उसको अपन हटा देंगे। साथ ही साथ अगर रेंट को रियलाइज करने में कोई खर्चा लग रहा है या अपन कोई कंसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो अपन उसको भी हटा देंगे, क्योंकि ये सब एक तरह के अपने खर्चे हैं। फिर अपन इसके अंदर ऐड कर देंगे ओवरेज, यानी कि अगर अपन को ऊपर से रेंट अपन को और मिल रहा है फिक्स के अलावा भी तो अपन उसको ऐड कर देंगे। एंड फिर ये उसके बाद अपन इसके अंदर ऐड करेंगे अदर इनकम को, यानी कोई पार्किंग चार्जेस या फिर कोई भी तरह अगर अपने पास कोई इनकम आ रहा है इसके अलावा भी तो टेनेंट से तो अपन उसको ऐड कर देंगे। साथ ही साथ अगर कोई टेनेंट रियम्बर्स करे ऑपरेटिंग एक्सपेंस को तो अपन उसको भी ऐड कर देंगे। इससे जो आएगा वो ईजीआई होएगा, फिर अपन इसके अंदर लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड मेंटेनेंस अलाउंसेस को, तो जिससे एनओआई आ जाएगा। ओके, तो नीचे एक स्टिकी नोट है, इसके अंदर कहते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के अंदर जो टेनेंट है इसका फायदा हो सकता है फ्रॉम रेंट कंट्रोल मेजर्स, एविक्शन प्रॉपर्टीज, एंड जनरली उसका शॉर्टर लीज टर्म होता है कंपेयर टू नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। एंड इस वजह से जो कैश फ्लो एनालिसिस होता है फ्रॉम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज वो अपन रिलाय करता है ऑन मैट्रिसेस सच एज जीपीआरआई। तो यहाँ पर अपन ने सबसे पहले देखा जो टेनेंट होता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का, इसका शॉर्टर लीज टर्म होता है। इसका मतलब इसका जो लीज टर्म है वो जल्दी रिन्यू होता है, एंड अगर लीज टर्म जल्दी रिन्यू होगा तो वो किस रेट पे होगा, जो उस समय मार्केट प्राइस चल रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर जीपीआरआई पे काफी रिलाई किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पेज नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, एक बार इसको देखना है अपन को। तो क्वेश्चन के अंदर अपन को बताया गया था कि अगले 6 साल तक जो एनओआई है वो 5 लाख रहेगा, एंड इसके बाद 7th ईयर से वो जो एनआई है वो इंक्रीज हो जाएगा 7 लाख, एंड वो ग्रो होगा एट 2% पर एनम। इसके बाद कहते हैं कि जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वो भी इंक्रीज हो जाएगा टू 2% पर ईयर आफ्टर द 6th ईयर। तो इसके अंदर कहते हैं कि जो इन्वेस्टर का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है, एंड इन्वेस्टर होल्ड करेगा प्रॉपर्टी को फॉर 6 ईयर, तो उनको प्रॉपर्टी का वैल्यू बताना है। तो इसके अंदर सबसे पहले ये सोचो अगले 6 साल तक 5-5 लाख आना है, इसका अपन प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद क्या आना है 7 लाख आना, एंड वो ग्रो होता रहेगा एट 2% पर एनम। यानी कि यहाँ पर अपन D1 बाय RE माइनस यानी कि NOI 1 डिवाइडेड बाय RE माइनस जी लगाएंगे। यहाँ पर KC माइनस जी क्या होएगा 10 माइनस 2 यानी कि 8% हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अपन 7 लाख बाई 8% कर देंगे, तो ये आ जाएगा 87,50,000। अब ये जो वैल्यू है इसको पीछे लेकर के आना है, यानी कि अपन PMT के अंदर रखेंगे 5 लाख, एंड लास्ट में आ रहा है 87,50,000, तो वहाँ पर अपन FV रख देंगे, ये 10 I बाय करेंगे, एंड अपन N रख देंगे 6, एंड CPT PV करेंगे, तो ये आ जाएगा 71,16,777। तो ये वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी आ गया है।
ओके, तो यहाँ पर अब ये चीज समझने की कोशिश करो। यहाँ पर अपन ने जो केसी यूज करा है वो टर्मिनल कैपिटलाइज्ड रेट है, बिकॉज वो अपन ने वहां वाले से लिया है। यहीं पे अगर अपन को निकालना होता है गोइंग इन कैपिटल रेट, तो वो अपन कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए अपन डायरेक्ट कैपिटलाइजेशन अप्रोच का यूज करते हैं। यहाँ पे अपन NOI 1 डिवाइडेड बाय गोइंग इन कैपिटल इक्वल टू रख दे वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी के। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अपन को पता है क्या है, 71,16,777। तो ये अपने इक्वल टू अपन रख दे NOI 1 क्या है, 5 लाख, एंड डिवाइड कर दे गोइंग इन कैपिटल रेट से। तो गोइंग इन कैपिटल रेट इससे क्या आ जाता है, 7.026%। पर अगर अपन इसको कंपेयर करेंगे जो टर्मिनल कैपिटलाइज रेट से, तो वो 8% था, यानी कि ये कम है। तो अब सवाल आता है कि ये कम क्यों है? तो इसके अंदर अपन को बताया जाता है कि अगर अपन जो टर्मिनल कैपिटलाइज रेट से वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी निकालते तो वो आ जाता 62,50,000, एंड ये लेस है देन 71,16,000। तो ये एक्स्ट्रा अपन क्यों पे कर रहे हैं? ये अपन एक्स्ट्रा इसलिए पे कर रहे हैं बिकॉज NOI चेंज हो रहा है फ्रॉम 5 लाख टू 7 लाख। तो ये जो अपन एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं फॉर द प्रॉपर्टी, वो कैप्चर किया जा रहा है बाय द लोअर गोइंग इन कैपिटल रेट, जो कि इफेक्टिवली अपन पे कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट अपन पॉपुलर मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे, जो कि यूज किया जाता है बाय डेट इन्वेस्टर इन रियल स्टेट। तो डेट इन्वेस्टर दो टाइप के पॉपुलर मैट्रिसेस का यूज करते हैं, LTV एंड DSCR। LTV का मतलब है लोन टू वैल्यू रेशियो, ये जितना लोअर होगा उतना बेटर माना जाएगा। लोन टू वैल्यू रेशियो का मतलब है आउटस्टैंडिंग मॉर्गेज बैलेंस डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू, यानी कि लोन कितने का बाकी है डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी का भी वैल्यू क्या चल रहा है। ये जितना लोअर होगा उतना बढ़िया है, बिकॉज उतना रिस्क कम रहेगा ना। बिकॉज अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो अपन तो प्रॉपर्टी हड़प लेंगे, प्रॉपर्टी की वैल्यू उससे काफी ज्यादा है, उतने मेरे लिए फायदा है। एंड दूसरा DSCR यानी कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो, जितना हायर होगा उतना बेटर माना जाता है। इसका फॉर्मूला होता है NOI डिवाइडेड बाय एनुअल डेट सर्विस, यानी कि अपना जो NOI क्या है इसको अपन डिवाइड करेंगे एनुअल डेट सर्विस, यानी कि अपन को साल भर में डेट का कितना पेमेंट करना है। ये जितना हायर होगा उतना बेटर माना जाता है, बिकॉज ये जितना ज्यादा होगा उतना डेट इन्वेस्टर को ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि जो कंपनी है उसका ऊपर अगर कुछ खराब भी हो जाता है फिर भी वो पेमेंट तो कर ही पाएगा। तो यहाँ पर अपन ने पढ़े थे दो पॉपुलर मैट्रिक्स जिनका यूज किया जाता है बाय डेट इन्वेस्टर इन रियल एस्टेट। अब अपन बात करेंगे पॉपुलर मैट्रिक्स जो कि यूज किया जाता है बाय इक्विटी इन्वेस्टर इन रियल एस्टेट। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे सबसे पहले प्री टैक्स डिविडेंड रेट के बारे में। तो इसका फॉर्मूला होता है NOI माइनस इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय इक्विटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो NOI माइनस इंस्टॉलमेंट है इसको प्री टैक्स कैश फ्लो कहा जाता है, एंड जो इक्विटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है इसको निकालने के बाद मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी माइनस लोन आउटस्टैंडिंग करते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है जितना हायर होगा उतना बेटर माना जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये समझने की कोशिश करो कि अपन यहाँ पर निकाल रहे हैं इक्विटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। इक्विटी यानी कि अपन इसको खुद खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी को, एंड कुछ अमाउंट अपन बोरो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी चल रहा है इससे अगर अपन लोन आउटस्टैंडिंग हटा देंगे तो यानी कि अपना लगाया हुआ अमाउंट आ जाएगा ना, यानी कि अपना इसमें हिस्सा कितने का है। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे आफ्टर टैक्स कैश फ्लो के बारे में। अब यहाँ पे रिमेंबर करो कि अपने जो प्रीवियस वाला फॉर्मूला देखा इसके अंदर अपन ने निकाला था प्री टैक्स कैश फ्लो। अब यहाँ पे अपन निकाल रहे हैं आफ्टर टैक्स कैश फ्लो। तो इसका मतलब अपने जो प्री टैक्स कैश फ्लो इससे अपन को टैक्स हटाना पड़ेगा। तो ये टैक्स को कैसे निकालेंगे, सवाल ये आता है। तो टैक्स ये समझो कि निकालते हैं अपन कैसे हैं। टैक्स के लिए अपन नेट ऑपरेटिंग इनकम में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट को, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को, बिकॉज वो एबिडा होता है। एबिडा से एक तरह से अपन ने डेप्रिसिएशन हटा दिया एंड साथ ही साथ अपन ने उसमें से इंटरेस्ट भी हटा दिया, यानी कि क्या आ गया, EBT आ गया। एंड EBT के ऊपर अपन ने टैक्स रेट लगा दिया, तो जिससे टैक्स वाला अमाउंट आ जाएगा। अब यहाँ जो डेप्रिसिएशन है इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको निकालने के लिए अपन को ओरिजिनल कॉस्ट में से जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो हटाना पड़ेगा, बिकॉज लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है, केवल जो प्रॉपर्टी उसके ऊपर लगता है, बिल्डिंग के ऊपर लगता है। तो देयरफॉर अपन इससे जो आएगा वो प्रॉपर्टी वैल्यू आ जाएगा, एंड इसको बिल्डिंग का वैल्यू आ जाएगा, एंड इसको अपन डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, जिससे कि पर ईयर का डेप्रिसिएशन रेट आ जाएगा। एंड अगर अपन को ROE निकालना है तो इसके लिए अपन आफ्टर टैक्स कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इक्विटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कर देंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ों का अपन को ध्यान देना है। ये जो पहला वाला फॉर्मूला अपन ने देखा है प्री टैक्स डिविडेंड रेट, इसको इक्विटी डिविडेंड रेट भी कहा जाता है। एंड इसके अंदर जो इक्विटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है इसके अंदर इसका फॉर्मूला अपन ने क्या देखा था, मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी माइनस लोन आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जो मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है इसमें अपन को जो अपन ने जिस प्राइस को परचेस किया था वो वैल्यू नहीं लेनी है, जो मार्केट में अभी दाम चल रहा होगा वो वाला दाम लिया जाएगा। पर जब भी अपन को उस प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन निकालना होगा तो उसके लिए अपन उसका परचेज वाला अमाउंट ही लेंगे, यानी कि जो परचेज वाला अमाउंट है उसको डिवाइड कर जाएगा बाय नंबर ऑफ ईयर। एंड अगर उसमें से कोई कॉस्ट ऑफ लैंड भी है तो अपन पहले उसको हटा देंगे, क्योंकि लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता नहीं है। तो यानी कि जो बिल्डिंग है उसका दाम आ जाएगा, उसको अपन डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, तो उसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकल जाएगा। फिर नीचे एक स्टिकी नोट है, इसके अंदर कहते हैं जो इक्विटी डिविडेंड रेट है वो एक्सक्लूड करता है टैक्सेस एंड एनी कैपिटल गेन और लॉसेस जो कि हो सकते हैं फ्रॉम फ्यूचर सेल्स। ये जो मैट्रिक्स इसको बेस्ट देखा जा सकता है एज अ स्नैपशॉट ऑफ इमीडिएट कैश बेस्ड रिटर्न। पर अगर अपन को चाहिए मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू तो काफी इन्वेस्टर कंसिडर करते हैं आफ्टर टैक्स रिटर्न को, बिकॉज वो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को भी कंसिडर करते हुए चलता है। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कोस्ट अप्रोच के बारे में। इसको एक तरह से रिप्लेसमेंट को सोच के चलना है। इसमें अपन कहते हैं कि वाई शुड वी पे फॉर अ प्रॉपर्टी मोर देन इट्स कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि अगर उस प्रॉपर्टी को आज बनाते तो क्या दाम लगता, जो लगता उसमें से अपन को डेप्रिसिएशन माइनस करना है, वो अपना मैक्सिमम देने को तैयार है, उससे ज्यादा अपन देंगे नहीं। अब यहाँ पर कहते हैं जो कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है इसको अपन इनिशियल वैल्यू कहते हैं, एंड जब अपन इससे डेप्रिसिएशन
लेस कर देते हैं तो अपन इसको रिवाइज्ड वैल्यू कहते हैं। फिर इसके ऊपर एक स्टिकी नोट है, इसके अंदर कहते हैं कि जो कॉस्ट अप्रोच है वो अपन को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रही होगी। इसमें जो सीधा सीधा यही कहा गया है, डोंट पे मोर देन द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, उससे तो देना ही नहीं है। पर इसके अंदर कहते हैं कि रियल वर्ल्ड मार्केट प्राइसेस है वो ऑफन डाइवर्ज होते हैं, यानी कि अलग होते हैं, पर्टिकुलरली तब जब कंस्ट्रक्शन डिले, फाइनेंसिंग कंस्ट्रेंट एंड सप्लाई डिमांड के जो इम्बैलेंसेज है ऐसे फैक्टर्स अंदर आ जाते हैं। अगर रियल एस्टेट मार्केट ओवर सप्लाई फ्रेज के अंदर है तो अपन को ये पता चलेगा कि जो थ्योरेटिकल रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो एक्सीड करती है मार्केट प्राइस को। फिर इसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट प्रॉपर्टी का, तो उसको निकालने के लिए अपन को कॉस्ट ऑफ बाइंग लैंड इसके अंदर ऐड करना पड़ता है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जिसका सेम इकोनॉमिक यूज होगा एज अ सब्जेक्ट प्रॉपर्टी, एंड फिर अपन को इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा डेवलपर्स प्रॉफिट को भी, तो इससे वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट प्रॉपर्टी आ जाएगा। ओके तो अपना यहाँ पर पार्ट 1 खत्म हो चुका है वैल्यूएशन वाला। अब अपन पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं, रियल स्टेट इंडाइसेस। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये आता है कि जो रियल स्टेट इंडाइसेस इनकी जरूरत ही क्या पड़ती है। तो इसके अंदर कहते हैं कोई भी एसेट क्लास हो गया, जैसे कि रियल स्टेट हो गया, फिर फिक्स्ड इनकम है, फिर इक्विटी हो गया, अपन उनके अंदर इन्वेस्ट करने से पहले, फिर इन्वेस्ट करते समय हमेशा ये जानना चाहते हैं कि वो ओवरऑल मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि ओवरऑल इक्विटी कैसा परफॉर्म कर रहा है, ओवरऑल रियल स्टेट कैसा परफॉर्म कर रहा है। यानी कि एक तरह से अपन देखना चाहते हैं कि उसका ब्रॉड ट्रेंड कैसा है, उसका जो मार्केट है वो आगे जाके भी बढ़ने वाला है या फिर आगे जाके वो गिरने वाला है। अगर अपन को लगता है कि आगे जाके जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो आगे जाके बढ़ने वाला है तो अपन उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर अपन को लगता है कि जो प्रॉपर्टी मार्केट आगे जाके डूबने वाला है तो अपन उसके अंदर इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहेंगे, उससे पैसा निकालना चाहेंगे। तो अपन को ब्रॉड ट्रेंड की मदद से पता चलता है। साथ ही साथ अपन ने हो सकता है किसी को पैसा मैनेज करने के लिए दिया हुआ, तो अपन को कैसे पता चलेगा उसने कैसा परफॉर्म करा है। इसके लिए अपन उस फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं विद द बेंचमार्क, यानी कि अपन इंडेक्स की परफॉर्मेंस से उसको कंपेयर करते हैं, एंड अपन को ये पता चलता है कि उसने कैसा परफॉर्म करा है, उसने अल्फा जनरेट करके दिया भी है या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर जो फंड मैनेजर वो इन्वेस्ट करता है उन कंपनीज के अंदर जो कि लार्ज कैप है, तो अपन अगर चाहें तो उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं विद सेंसेक्स, बिकॉज वो एक तरह का इंडेक्स होता है लार्ज कैप कंपनीज। तो इससे अपन को पता चल जाएगा कि जो फंड मैनेजर है उसने आउट परफॉर्म भी करा है या फिर नहीं करा है बेंचमार्क को। अब नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि कोई भी इंडेक्स ले लो, चाहे छोटा से छोटा इंडेक्स भी ले लो, उसके अंदर कोई एक दो कमोडिटीज तो होती है नहीं, बास्केट ऑफ कमोडिटीज होती है, यानी कि बास्केट ऑफ स्टॉक्स होता है, यानी कि बास्केट ऑफ प्रॉपर्टीज होती है। तो इसका मतलब है किसी भी इंडेक्स के अंदर बास्केट ऑफ कमोडिटीज या फिर स्टॉक्स या प्रॉपर्टीज होगी। तो इसके अंदर कहते हैं बेस ईयर के अंदर जो इंडेक्स की वैल्यू उसको 100 ले लेना चाहिए, एंड उसके बाद अपन को पता लगाना चाहिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेट बास्केट, यानी कि एक बास्केट के अंदर जो भी कमोडिटीज या फिर जो स्टॉक या फिर जो प्रॉपर्टीज है वो ओवरऑल कितने से बड़ी है। तो उससे वो हो सकता है 6% से बड़ी हो, तो अपन बोलेंगे इंडेक्स का वैल्यू फॉर द नेक्स्ट ईयर 106 हो जाएगा। तो ये तो अपन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा हो। तो इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो इसके अंदर कहते हैं कि जो रियल एस्टेट इंडाइसेस है इसके अंदर अपन प्रॉपर्टीज को लेते हैं, इसके अंदर बास्केट ऑफ प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जो प्रॉपर्टीज है इनका रोज तो ट्रांजेक्शन होता है नहीं, बिकॉज वैल्यू फिक्स्ड इनकम ले लो या फिर इक्विटी ले लो या फिर कमोडिटी इंडेक्स ले लो, इन सबको जो ट्रांजेक्शन रेगुलरली होता रहता है, इसलिए अपने पास इनके जो प्राइसेस है वो रेडीली अवेलेबल होते हैं। बट यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है इनका रोज ट्रांजेक्शन तो होता है नहीं, बिकॉज एक प्रॉपर्टी को जल्दी तो थोड़ा बेचा जाता है। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर इनफ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन की वजह से जो ट्रांजेक्शन प्राइसेस वो रेडीली अवेलेबल नहीं होते हैं। ओके तो अब अपन ने इंडाइसेस के बारे में अच्छी चीजें भी देख ली और बुरी चीजें भी देख ली है। तो यहाँ पर सवाल आता है कि रियल एस्टेट इंडेक्सेस कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप के रियल एस्टेट इंडेक्सेस बताए गए हैं, प्राइवेट रियल एस्टेट इंडेक्स, पब्लिक रियल एस्टेट इंडेक्स एंड FIRE इंडेक्स, यानी कि फिक्स्ड इनकम रियल एस्टेट इंडेक्स। फिक्स्ड इनकम रियल एस्टेट इंडेक्स के अंदर अपन बात करते हैं MBS ABS कवर्ड बॉन्ड इंडेक्स के बारे में। पब्लिक रियल एस्टेट इंडेक्स के अंदर अपन बात करते हैं रिट्स इंडेक्स के बारे में, यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडेक्स के बारे में। एंड इन दोनों के करिकुलम के अंदर अपन को लिप सर्विस दी गई है, ज़्यादा कुछ ढंग से बताया नहीं गया है। पर जो लास्ट वाला है यानी कि जो प्राइवेट रियल एस्टेट इंडेक्स है, इसमें पूरा डीप गए हैं। इसमें कहते हैं कि जो प्राइवेट रियल एस्टेट इंडेक्स है 2 तरह के होते हैं, अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स एंड ट्रांजेक्शन बेस्ड इंडेक्स। अपन अब इन दोनों को डीप में समझेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स के बारे में। तो इसका नाम है अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स। तो यहाँ पर अपन अप्रेजल वैल्यूज का यूज करते हैं, ना कि एक्चुअल वैल्यूज का। तो ये मेथड मार्केट वैल्यू वेटेड होता है, एंड इसके अंदर अपन अप्रेजल वैल्यू का यूज करते हैं। अगर अपन को रिटर्न निकालना है जिसको अपन RT स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं तो इक्वल टू HPY होता है। एंड HPY कैसे निकाला जाता है, D1 + P1 - P0 डिवाइडेड बाय P0 अपन कर देते हैं। तो यहाँ पर भी अपन को यही करना है, जो बाद वाला प्राइस है माइनस करना है पहले वाला प्राइस, एंड अपन को ऐड करना है कुछ। अब यहाँ पे जो कुछ है उसके अंदर तो डिविडेंड अगर इक्विटी होता है तो, बट यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय NOI at T - capex at T। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा NOI at T - capex at T प्लस एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू होल डिवाइडेड बाय बिगनिंग वैल्यू इनटू 100। अब यहाँ पर एक चीज कहते हैं कि जो NOI at T - capex at T है, ये जो है इसको अपन एक्चुअल कैश फ्लो नहीं मान सकते हैं, बिकॉज NOI at T को एक तरह से अपन EBITDA बोलते हैं, यानी कि इससे अपन एक्चुअल कैश फ्लो नहीं निकल सकता है, यानी कि इसकी एक लिमिटेशन है। ओके तो नेक्स्ट अपन इसकी लिमिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके अंदर कहता है कि ये जो मेथड है वो सफर करता है फ्रॉम अप्रेजल लैग ड्यू टू स्मूथनिंग। तो इसके अंदर कहते हैं कि अपन यहाँ पर अप्रेजल वैल्यूज का यूज करते हैं, ना कि एक्चुअल वैल्यूज
का। तो इस वजह से यहाँ पर जो डेटा है वो स्मूदन्ड होता है। साथ ही साथ इसके अंदर कहते हैं कि यहाँ पर अप्रेजल लैग होता है। इसका मतलब यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जब प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ेंगे, यानी कि जब प्रॉपर्टी मार्केट राइज करेगा, तब इसका जो दाम है वो तुरंत नहीं बढ़ेगा, वो विद अ लैग बढ़ेगा। एंड इस वजह से अप्रेजल बेस्ड रिटर्न अंडरस्टेट करेगा एक्चुअल रिटर्न को, बिकॉज राइजिंग मार्केट की वजह से एक्चुअल रिटर्न वो तो कहीं ज्यादा दिख रहा होगा, तो वो फिनोमिनन इसके अंदर अभी तक कैप्चर ही नहीं हुआ है, तो इस वजह से इसका रिटर्न अंडरस्टेट करेगा एक्चुअल रिटर्न को। एंड सिमिलरली इसका अपोजिट भी सोच लो, यानी कि जब प्रॉपर्टी मार्केट गिर रहा होगा, जब फॉलिंग होएगा, तब क्या होएगा, तब जो अप्रेजल बेस्ड रिटर्न है वो ओवरशूट करेगा एक्चुअल रिटर्न को। एंड इसका रीजन भी सेम वही है, बिकॉज ये अभी तक फिनोमिनन इसके अंदर कैप्चर ही नहीं हुआ, फॉलिंग मार्केट का फिनोमिनन इसके अंदर अभी तक कैप्चर ही नहीं हुआ, इस वजह से ये रिटर्न ज्यादा दिखा रहा होगा, इसकी वजह से ओवरशूट कर देगा एक्चुअल रिटर्न को। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन में कहते हैं कि जो वेरिएंस और कोरिलेशन होगा वो अंडरस्टेटेड होएगा, बिकॉज इसके अंदर ये सोचो कि अपन यहाँ पर अप्रेज्ड वैल्यू का यूज कर रहे हैं एंड वो स्मूदन्ड होती है। स्मूदन्ड होने की वजह से यहाँ पर जो कोरिलेशन और वेरिएंस है वो अंडरस्टेट हो जाएगा, एंड ये दोनों अंडरस्टेट हो तो इस वजह से जो शार्प रेशियो वो ओवरस्टेट हो जाएगा, बिकॉज शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, RM माइनस RU डिवाइड बाय सिग्मा भी होता है, एंड यहाँ पर जो सिग्मा है वो अंडरस्टेटेड है, इस वजह से जो शार्प रेशियो ज्यादा दिखेगा, एंड इस वजह से अपन ओवर एलोकेशन कर लेंगे फंड का टू द रियल एस्टेट, यानी कि अपन रियल एस्टेट के अंदर जरूरत से ज्यादा पैसा लगा देंगे। तो अब जब इसके इतने बड़े बड़े लिमिटेशन है तो अपन क्या करें, क्योंकि अपन को कुछ ना कुछ तो यूज करना ही पड़ेगा। तो इसमें कहते हैं कि अपना ये जो डेटा है वो स्मूदन डेटा है, अपन को इसको अनस्मूदन करना पड़ेगा। डेटा को अनस्मूदन करने के लिए अपन को ये सोचना चाहिए कि अपन जब इसकी रिटर्न निकाल रहे थे वो स्मूदन रिटर्न निकली थी स्मूदन के हिसाब से, तो अपन को अनस्मूदन रिटर्न निकालनी है। तो इसके लिए अपन फॉर्मूला यूज करेंगे R स्टार T इक्वल टू वेटेड एवरेज ऑफ अनस्मूदन रिटर्न एंड लेगेड स्मूदन रिटर्न। अब यहाँ पर ये चीज देखो कि अपन यहाँ पे वेटेड एवरेज ले रहे हैं अनस्मूदन रिटर्न का एंड लेगेड स्मूदन रिटर्न का, यानी कि अपन यहाँ पर लेगेड स्मूदन रिटर्न का यूज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कहना चाहते हैं नया वाला डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट है ऑन द प्रीवियस डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यानी कि ये ऑटो रिग्रेशन मॉडल की तरह हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं R स्टार T इक्वल टू कहा है वेटेड एवरेज ऑफ अनस्मूदन रिटर्न, यानी कि RT एंड लेगेड स्मूदन रिटर्न, यानी कि R स्टार T माइनस 1, इन दोनों का अपन को वेटेड एवरेज करना है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बन जाएगा A इंटू RT प्लस 1 माइनस A इंटू R स्टार T माइनस 1। तो ये एक तरह का ऑटो रिग्रेशन मॉडल अपने देखा था। तो यहाँ पर कहते हैं यहाँ पे जो A है इसका मतलब है स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट टू न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी कि जैसे मार्केट के अंदर एक नई इन्फॉर्मेशन आती है वो कितनी क्विकली इसके अंदर कैप्चर हो सकती है, बिकॉज जितना क्विकली कैप्चर होगा उतना कम इसके अंदर लैग आएगा, एंड अपन को ऐसा ही चाहिए मॉडल जिसके अंदर कम से कम लैग हो। तो इसके अंदर कहते हैं ऐसा सोचो कि जब A इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि जैसे ही इसके अंदर कोई भी चेंज आता है मार्केट के अंदर तुरंत का तुरंत इसके अंदर वही रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अगर अपन A इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, RT स्टार इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू RT प्लस 1 माइनस 1 इंटू R स्टार T माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, यानी कि RT स्टार इक्वल टू हो जाएगा RT के। तो इसका मतलब अपन ये कहना चाहते हैं कि ये जो अनस्मूदन वाला रिटर्न है वो इक्वल टू स्मूदन रिटर्न के हो जाएगा। तो इससे अपन को पता चलता है जितना लोअर A होगा उतना ज्यादा लैग होगा इसके अंदर, एंड जितना हायर A होगा उतना कम लैग होगा इसके अंदर। ओके, तो अब इसके बाद ये समझने की कोशिश करो कि अपने पास R स्टार T तो पड़ा ही है, अब अपन इसकी मदद से RT निकालना चाह रहे हैं, जो कि RT क्या है, अनस्मूदन रिटर्न है, क्योंकि अपन को यही चाहिए होती है। एंड जो अनस्मूदन रिटर्न है इसको अपन किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज इसको अपन अगर चाहें तो फिक्स्ड इनकम इक्विटी से भी कंपेयर कर सकते हैं। बट ये जो R स्टार T है इसको अपन फिक्स्ड इनकम इक्विटी से कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फिक्स्ड इनकम इक्विटी इन दोनों के अंदर जो मार्केट की इन्फॉर्मेशन वो क्विकली उसके अंदर कैप्चर हो जाती है, क्योंकि प्राइसेस क्विकली अवेलेबल होते हैं, तो यानी कि उसके अंदर कोई लेगेड टर्म होती नहीं, यानी कि वो अनस्मूदन डेटा होता है। तो अपन अनस्मूदन को स्मूदन से कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। पर हाँ एक चीज है, अगर अपन चाहें तो स्मूदन को स्मूदन से तो कंपेयर कर ही सकते हैं, यानी कि R स्टार T इस कंट्री का दूसरी कंट्री से अपन कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि अपनी कंट्री के अंदर प्रॉपर्टी की वजह से कितना रिटर्न है इसको अपन दूसरी कंट्री से कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज उसको निकालने के लिए भी स्मूदन रिटर्न का यूज किया गया, स्मूदन डेटा का यूज किया गया, एंड अपन ने भी स्मूदन डेटा का यूज करा है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर अपन को कंपेयर करना है कि जो रियल स्टेट का कितना रिटर्न आया एज कम्पेयर टू इक्विटी का कितना आया था, तो उसके लिए अपन को एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना पड़ेगा, यानी कि इस स्मूदन डेटा को अपन को अनस्मूदन करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन ने इस वेटेड एवरेज करेंगे अनस्मूदन रिटर्न एंड लेगेड स्मूदन रिटर्न का। तो इससे जो इक्वेशन आएगी इसकी मदद से अपन RT की वैल्यू निकालना चाहेंगे, बिकॉज RT क्या है, अनस्मूदन रिटर्न है, ये अपन निकालना चाहेंगे। तो अगर अपन यहाँ पर जो फॉर्मूला को आगे पीछे कर देते हैं तो इससे RT का फॉर्मूला बन जाता है R स्टार T डिवाइडेड बाई A प्लस 1 माइनस A बाई A R स्टार T माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की मदद से उनको बताया गया था कि जो वॉलिटिलिटी होती है ऑफ अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स वो कभी भी कोई डिफिकल्टी क्रिएट नहीं करती है इन कंपेयरिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस डिफरेंट इंटरनेशनल मार्केट, बिकॉज वो भी स्मूदन डेटा यूज करें एंड अपन भी स्मूदन डेटा यूज करें, तो यानी कि उनको कंपेयर करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती है। बट ये क्रिएट कर सकता है डिफिकल्टी जब अपन कंपेयर कर रहे होते हैं रियल एस्टेट एसेट परफॉर्मेंस को विद अदर एसेट क्लासेस, जैसे कि अपन रियल एस्टेट को कंपेयर कर रहे हैं विद स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, तो ये डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है, बिकॉज वो तो अनस्मूदन डेटा के ऊपर है एंड अपना स्मूदन डेटा है, तो अपन को इस चीज का ख्याल रखना है।
ओके, तो नेक्स्ट अपन अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स के अंदर एक प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इसके अंदर एक इनकम कंपोनेंट होता है और एक साथ ही साथ इसके अंदर प्राइस कंपोनेंट होता है। जब अपन एचपीवाई निकाल रहे थे तब उसके लिए अपन उसके अंदर फॉर्मूला क्या देखा था, उसका फॉर्मूला था एनवाई माइनस कैपेक्स प्लस नया वाला दाम माइनस पुराना वाला दाम डिवाइडेड बाय पुराना वाला दाम, ये अपन ने देखा था। अब इसके अंदर अपन ने वहाँ पर ये मेंशन करा था कि ये जो एनवाई माइनस कैपेक्स है ये एक्चुअल कैश फ्लो नहीं होता है, तो यहाँ पर ये इसकी एक लिमिटेशन है। तो ये जो एनवाई माइनस कैपेक्स है इसको इनकम कंपोनेंट माना जाता है ऑफ रियल एस्टेट रिटर्न। तो इसके अंदर कहते हैं कि ये जो कंपोनेंट है वो कैश फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन को सही से बता ही नहीं सकता टू द इन्वेस्टर इन रियल एस्टेट फंड और रेट्स। यानी कि यहाँ पर मोटा मोटी ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल कैश फ्लो के बारे में अपन को पता नहीं चल सकता है विद द हेल्प ऑफ एनवाई माइनस कैपेक्स। फिर नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि जब अपन आर स्टार टी को कन्वर्ट करते हैं टू आर टी, तो यानी कि अपन यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम स्मूदन टू अनस्मूदन, तो अब ये मोर कंपेरेबल हो जाएगा बिकॉज अब अपन इसको इक्विटी फिक्स्ड इनकम किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपना अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स कंप्लीट होता है। तो अगर अपन को याद हो, दो टाइप के प्राइवेट रियल एस्टेट इंडेक्स बताए गए थे, अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स एंड ट्रांजेक्शन बेस्ड इंडेक्स। तो अपना अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स कंप्लीट हो चुका है, अब अपन बढ़ेंगे ट्रांजेक्शन बेस्ड इंडेक्स की तरफ। अब यहाँ पर ये समझने की कोशिश करो, इसका नाम है ट्रांजैक्शन बेस्ड इंडेक्स, यानी कि इसके अंदर अपन एक्चुअल ट्रांजैक्शन वाली जो रेट होगी उसको अपन कैप्चर करते हैं। यहाँ पे अप्रेजल और का कुछ भी यूज नहीं किया जाता। अब यहाँ पर अप्रेजल वैल्यूज का यूज नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब डेटा के अंदर स्मूथनिंग नहीं की जाएगी, डेटा अनस्मूदन होएगा। ओके, तो अब इसके अंदर कहते हैं कि जो ट्रांजैक्शन बेस्ड इंडेक्स है वो दो टाइप के होते हैं, रिपीट सेल्स इंडेक्स एंड हेडोनिक इंडेक्स। रिपीट सेल्स इंडेक्स तो नाम से ही क्लियर है, यानी कि अपन को ऐसी प्रॉपर्टीज लेनी है जिनका रिपीट सेल हो रहा हो, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज को लिया जाएगा जिनका एटलीस्ट 2 बार सेल हुआ हो। अगर कोई प्रॉपर्टी का एक बार से ही सेल हुआ है तो उसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा रिपीट सेल्स इंडेक्स के अंदर। तो यहाँ पर अपने पास 3 प्रॉपर्टी बताई गई है एंड अपन को टाइम पीरियड दिया गया है 0, 1 एंड 2। अब पहले अपन बात करेंगे प्रॉपर्टी 1 के बारे में। तो 0th ईयर के अंदर इसका 4 मिलियन का सेल हुआ था एंड सेकंड ईयर के अंदर इसका फिर से सेल हुआ था 480 मिलियन का। तो अगर अपन यहाँ पर चेंज देखेंगे तो यहाँ पर 20% से इंक्रीज हुआ है एंड अपन को तो याद ही होगा जो बेस ईयर है इसको 100 लिया जाता है इंडेक्स के अंदर, तो यानी कि 100 से 120 हुआ है। सिमिलरली अपन प्रॉपर्टी 2 की तरफ बढ़ते हैं, इसमें अपन ने 0 में से सेल हुआ इसका 500 मिलियन का एंड फर्स्ट ईयर में इसका फिर से सेल हो गया है 560 मिलियन का, यानी कि 500 से 560 हुआ है, यानी कि ये 12% से बढ़ा है, यानी कि इंडेक्स जो 100 था वो 112 हो गया है। एंड इसी तरह से अपन प्रॉपर्टी 3 को देखते हैं, ये ईयर 1 में सेल हुआ था एंड फिर इसका ईयर 2 के अंदर सेल हुआ था। ये 1000 मिलियन की प्रॉपर्टी बेची गई थी एंड इसको बेचा गया था 1150 मिलियन में, यानी कि इसका इंडेक्स 100 से 115 पे गया था। तो अगर अपन इन तीनों इंडेक्स को ध्यान से देखेंगे तो अपन को ये पता चलेगा प्रॉपर्टी 1 के हिसाब से जो इंडेक्स की वैल्यू है वो 100 से 120 हो जानी चाहिए 2 साल के अंदर। सेकंड प्रॉपर्टी से अपन को ये पता चलेगा कि जो इंडेक्स की वैल्यू है वो 100 से 112 हो जानी चाहिए। एंड अगर अपन प्रॉपर्टी 3 को देखेंगे तो इससे अपन को पता चलेगा ईयर 1 के अंदर जो इंडेक्स की वैल्यू है वो 100 से हो जानी चाहिए 115 ईयर 2 के अंदर। बट यहाँ पर अपन ईयर 1 में है तो पर जो बेस ईयर है उसको 100 लिया जाता है, तो यहाँ पर अपन 2 और 3 को कंबाइन करेंगे इंडेक्स की पर्पज से। तो यहाँ पर पहले ये 100 से 112 हो जाना चाहिए एंड फिर ये 15% से बढ़ना चाहिए, यानी कि ये 112 से 128.8 हो जाना चाहिए ईयर 2 के अंदर, यानी कि ये 100 से 128.8 हो जाएगा। तो अगर अपने दोनों इंडेक्स को कंबाइन करें, इंडेक्स 1 के अंदर अपन ने देखा था ये 2 साल में 100 से 120 हो जाएगा एंड दूसरे इंडेक्स में अपन ने देखा था ये 100 से 128.8 हो जाएगा। तो इससे अपने पास 2 इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी फॉर पीरियड 2। एक तो कह रहा है कि 120 हो जानी चाहिए और दूसरा कह रहा है 128.8 हो जानी चाहिए। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि अपने तो यहाँ पर केवल 3 प्रॉपर्टी ली है, बिकॉज जब भी अपन इंडेक्स बनेंगे तो 3 प्रॉपर्टी का थोड़ा ना बनेगा, उसमें तो हजारों प्रॉपर्टीज होगी। तो इसके अंदर कहते हैं कि अपन यहाँ पर रिग्रेशन का यूज करेंगे एंड अपन फाइंड करेंगे बेस्ट सीरीज ऑफ इंडेक्स नंबर जो कि मोस्ट क्लोजली सेटिस्फाई करेगा सारे के सारे परसेंटेज चेंज को इन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द सैंपल। पर अपन को यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, अपन यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज इंक्लूड करी है वो केवल और केवल वही प्रॉपर्टीज ली जाएगी रिपीट सेल्स इंडेक्स के अंदर जिनका एटलीस्ट 2 बार सेल हुआ है। ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका केवल एक ही बार सेल हुआ है उसको इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं करा जा सकता है, बिकॉज अपन यहाँ पर परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं एंड परसेंटेज चेंज निकालने के लिए अपन को पुराना वाला दाम और नया वाला दाम तो चाहिए गई। अपने पास केवल पुराना वाला दाम पर नया वाला दाम तो है ही नहीं, तो अपन उसको इंक्लूड कैसे कर सकते हैं। तो जैसे अपने पास 2 सेल्स के अमाउंट आ जाएंगे, यानी कि पहले प्रॉपर्टी ए को इतने में सेल किया गया एंड फिर बाद में प्रॉपर्टी बी को इतने में सेल किया गया, तो अपन ये पता लगा सकते हैं ना कि इतने से इतने टाइम के अंदर ये कितने से बढ़ी है प्रॉपर्टी, एंड इसकी मदद से अपन इंडेक्स की वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे अपन सैंपल प्रॉपर्टी का यूज करें एंड जितने ज्यादा ये सैंपल बड़ा होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, कहते हैं कि जितना लार्जर सैंपल होगा उतनी एक्यूरेसी है वो हायर मानी जाएगी, क्योंकि जो एरर टर्म है या फिर जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है या फिर जो यूनिक फैक्टर है किसी प्रॉपर्टी का वो कैंसिल ऑफ हो जाएगा, यानी कि अनसिस्टमेटिक रिस्क सारा खत्म हो जाएगा एंड अपन को ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर सिस्टमेटिक कितना इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि ओवरऑल प्रॉपर्टी का मार्केट एक पीरियड से दूसरे पीरियड में कितना इंक्रीज होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट वन बढ़ते हैं हेडोनिक इंडेक्स की तरफ।
तो अगर अपन को याद हो, जो रिपीट सेल्स इंडेक्स था इसकी एक प्रॉब्लम थी, एंड वो प्रॉब्लम ये थी कि इसके अंदर जो प्रॉपर्टी इंक्लूड की जाएगी वो ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसका एटलीस्ट 2 बार ट्रांजेक्शन हुआ हो। बट ये जो कंडीशन है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है, यानी कि हेडोनिक इंडेक्स के अंदर जो डबल ट्रांजेक्शन है वो रिक्वायर्ड ही नहीं है, अगर सिंगल ट्रांजेक्शन है तो भी चलेगा। तो इस मेथड के अंदर अपन रिग्रेशन का यूज करते हैं जिससे कि अपन स्टेटिस्टिकली कंट्रोल कर सके प्रॉपर्टी के कैरेक्टरिस्टिक को, जैसे कि साइज हो गया, एज हो गया, लोकेशन हो गया। तो इसकी मदद से अपन ये चेक कर पाएंगे एक स्पेसिफिक चीज की वजह से, जैसे कि अगर एज कम है तो उसकी वजह से इसके प्राइस में, एक प्रॉपर्टी के प्राइस में कितना फर्क पड़ सकता है। तो इसके लिए अपन को एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया गया है, इसके अंदर अपन ln ऑफ प्राइस निकालते हैं, एंड इसका फॉर्मूला होता है B0 प्लस B1 ln ऑफ साइज प्लस B2 इंटू एज प्लस B3 इंटू नंबर ऑफ बेडरूम प्लस B4 इंटू लोकेशन प्लस डेल्टा 2021 इंटू D2021 प्लस डेल्टा 2022 इंटू D2022 प्लस डेल्टा 2023 इंटू D2023 प्लस एरर टर्म। अब यहाँ पर अपन जितने भी कंपोनेंट लिए इनका आखिर मतलब क्या था उसके बारे में अपन समझेंगे। तो इसके लिए अपन सर के PDF वाले नोट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले था ln ऑफ प्राइस, ये एक तरह का लॉग होता है ऑफ सेल प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी का दाम होना चाहिए उसका लॉग कर दो, वो जो दाम आएगा उसको अपन ln ऑफ प्राइस बोलेंगे। दूसरा आता है बीटा जीरो। बीटा जीरो क्या होता है? ये एक तरह का इंटरसेप्ट होता है, ये रिप्रेजेंट करता है बेस लाइन लॉग प्राइस, यानी कि अगर सारे कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे तो जो लॉग प्राइस है वो क्या होएगा, ये अपन को बीटा जीरो से पता चल जाता है। दूसरा है बीटा वन ln ऑफ साइज, प्रॉपर्टी के साइज का क्या इफेक्ट होएगा उसके प्राइस के ऊपर, ये अपन को बीटा वन ln ऑफ साइज की मदद से पता चलता है। यहाँ पे जो बीटा वन है उसको बोला जा सकता है एज अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस फॉर 1% चेंज इन साइज। नेक्स्ट आता है बीटा टू एज। अब यहाँ पर ये समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर अपन एज से डील करें एंड इससे अपन निकालेंगे लॉग प्राइस। तो इसका मतलब अपन को इससे ये पता चलता है कि एक एडिशनल ईयर की वजह से लॉग प्राइस कितने से बदलता है। इसी तरह से आता है नेक्स्ट बीटा थ्री बेडरूम। इसकी मदद से अपन को पता चलता है कि एक एडिशनल बेडरूम की वजह से जो लॉग प्राइस है वो कितने से बदलेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे डेल्टा टी के बारे में। तो इसको समझने के लिए अपन अपने फॉर्मूला की तरफ वापस आते हैं। इसमें जो लास्ट वाला पार्ट है इसको एक बार देखो, जिसके अंदर अपन ने बात की थी डेल्टा 2021 इंटू D2021 से लेकर के वाला। इसमें कहते हैं कि ये जो डेल्टा 2021 वाला है ये तो एक तरह से अपने निकाला जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन, अपने रिग्रेशन करके इसकी ये वैल्यू निकाल लिया। बट यहाँ पे जो D2021 वाला होएगा ये एक तरह का डमी वेरिएबल होएगा, यानी कि इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, एंड ये एक तरह का टाइम स्पेसिफिक इफेक्ट होएगा, एंड ये कैप्चर करेगा ओवरऑल मार्केट कंडीशन को और ट्रेंड को, एंड ये एक तरह की कोफिशिएंट माना जाता है जिसको यूज किया जाता है टू बिल्ड अ हेडोनिक प्राइस इंडेक्स। तो अगर अपन को थोड़ा सा भी हेजी लग रहा है तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्यूएम के अंदर अपन ने डमी वेरिएबल पढ़ा था ना, सेम टू सेम डिटो वही चीज यहाँ पर कही गई है। तो अपन उसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो सपोज अपन हायर कर रहे हैं एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट को, एंड अपने पास हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस आई है, तो अपन को एक एक एप्लीकेशन को देखने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो अपन एक ऐसा मॉडल बनाया जिसके अंदर अब कुछ क्राइटेरियन लिमिट सेट कर दिया है। अगर बंदा उन लिमिट्स को पार कर जाएगा, यानी कि पर्टिकुलर स्कोर को पास कर जाएगा, तो यानी कि वो अपने कंपनी में आने के लायक है एंड उसका इंटरव्यू लिया जा सकता है। तो इसी क्राइटेरिया के अंदर सपोज करो अपन ने एक क्वालिटेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाल दिया, एंड वो क्राइटेरिया है कि वो बंदा CFA चार्टर होल्डर है या फिर नहीं। अगर है तो डमी वेरिएबल 1 हो जाएगा, एंड अगर वो नहीं है तो डमी वेरिएबल 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे अपन डेल्टा क्या लेंगे, ये अपन ने रिग्रेशन की मदद से निकाल लिया। सपोज वो आ गया 0.7, यानी कि अगर कोई बंदा CFA चार्टर होल्डर है तो यानी कि उसको डेल्टा इंटू 1 यानी कि 0.7 रिफ्लेक्ट करेगा, एंड अगर वो नहीं है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने पास है या फिर नहीं, ये दो चीजों के लिए अपन ने N-1 यानी कि अपन ने एक डमी वेरिएबल ले लिया जो कि है CFA चार्टर होल्डर, यस और नो। एंड लास्ट अपने आता है एरर टर्म। एरर टर्म कैप्चर करता है अनऑब्जर्व्ड फैक्टर्स को जो कि अफेक्ट करते हैं उसके प्राइस को। बिकॉज अपन कैसा भी मॉडल बना ले वो एकदम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट तो कर सकता है नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ छोटा सा एरर हो गई तो वो कैप्चर किया जाएगा बाय द एरर टर्म। अब नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि जो ट्रांजेक्शन बेस्ड इंडेक्स है वो प्रोवाइड करता है ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस टू द मार्केट शिफ्ट, पर उसकी जो एक्यूरेसी वो स्टिल डिपेंड करती है ऑन द अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ सेल्स डेटा। यानी कि अगर अपन इसको डेटा जो प्रोवाइड करेंगे वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होएगा, उसके अंदर गलती कम से कम होगी, तो ये उतना ही बेटर प्रिडिक्ट कर पाएगा। तो अब अपन अपने राइटअप की तरफ वापस आते हैं। तो हेडोनिक इंडेक्स कहता है कि हर प्रॉपर्टी यूनिक है एंड इस यूनिकनेस को कैप्चर किया जा सकता है यूजिंग हेडोनिक इंडेक्स। अब यहाँ पर नीचे कहते हैं कि RSI के अंदर यानी कि रिपीट सेल्स इंडेक्स के अंदर सेम प्रॉपर्टी को सोल्ड किया जाना चाहिए एटलीस्ट 2 टाइम, यानी कि यहाँ पर माना जाता है कि जो प्रॉपर्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम रहेंगे। बट अब अपन बढ़ते हैं हेडोनिक इंडेक्स की तरफ। इसके अंदर कहते हैं कि जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है। साथ ही साथ यहाँ पर साइड में बोला गया है हेडोनिक इंडेक्स के अंदर रिपीटेड प्रॉपर्टी का सेल लेना जरूरी नहीं है। अपन यहाँ पर जो सिंगल सेल भी हुआ तो भी अपन उसको यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस लिमिटेशन को रिमूव करने से अपन ये जान सकते हैं कि जो प्योर मार्केट है उसमें क्या चल रहा है, यानी कि इससे अपन को प्योर प्रॉपर्टी मार्केट ट्रेंड के बारे में पता चल सकता है। साथ ही इसके अंदर कहते हैं कि जो हेडोनिक इंडेक्स है इस ये क्वार्टरली ईयरली कैसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट अपन यहाँ पर जो ऊपर दिया गया डायग्राम है इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं सपोज अपन ने एक प्रॉपर्टी को सोल्ड करा 2020 के अंदर, प्रॉपर्टी 1 को अपन ने सेल करा है 320 मिलियन पे। तो इसमें अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि जो बेस ईयर है वो 2020 है। तो बेस ईयर का 2020 है तो यहाँ पे जो डमी वेरिएबल है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिकॉज D2021 0 हो जाएगा, D2022 भी 0 हो जाएगा, एंड D2023 भी 0 हो जाएगा। एंड अगर अपन को मॉडल की मदद से
प्रॉपर्टी 1 का प्राइस निकालना है तो अपन क्या करेंगे, अपन ln ऑफ प्राइस निकालने के लिए इक्वल टू करेंगे β0 प्लस β1 इंटू ln ऑफ साइज, अपने केस के अंदर 10,000 स्क्वायर फीट है, प्लस β2 इंटू एज, प्लस β3 इंटू नंबर ऑफ बेडरूम, प्लस β4 इंटू लोकेशन, एंड इसके अंदर अपन ऐड करेंगे लैम्डा 2021 इंटू D2021 प्लस लैम्डा 2022 इंटू D2022 प्लस लैम्डा 2023 इंटू D2023। अब यहाँ पर अपन ने जो प्रॉपर्टी को सेल करा 2020 के अंदर, इसका मतलब यहाँ पे जो डमी वेरिएबल है 2021 वाला, 22 वाला, 23 वाला, ये सब के सब जीरो हो जाएंगे। तो इसकी मदद से अपन इसका प्राइस निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर अपन प्रॉपर्टी 2 से डील कर रहे हैं तो क्या होएगा, इसको अपन ने बेचा 2021 के अंदर, तब क्या होएगा, तो इसके अंदर सेम वैसे ही निकाला जाएगा जैसे अपन ने प्रॉपर्टी 1 के लिए निकाला था, बट यहाँ पे जो डमी वेरिएबल है इसको 1 लिया जाएगा 2021 वाला, बिकॉज यहाँ पर अपन 2021 के अंदर इसको सेल कर रहे हैं। बट जो बाकी के 2 डमी वेरिएबल है यानी कि 2022 वाला एंड 2023 वाला, इन दोनों को 0 लिया जाएगा यहाँ पर। बट अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर लैम्डा 2021 क्या लिया जाएगा, 22 वाला क्या होगा, 23 वाला क्या होगा, इनको कैसे निकाला जाता है। तो इसके अंदर कहते हैं कि जैसे अपना प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 है, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टी ली जाती है एंड इन सबको रिग्रेशन में रखा जाता है एंड रिग्रेशन में आउटपुट भी डाला जाता है एंड इसकी मदद से अपन β0 यानी कि इंटरसेप्ट एंड स्लोप कोफिशिएंट यानी कि β1 β2 β3 β4 ये सारे के सारे कंप्यूट कर लेते हैं। तो सपोज करो अपना जो लैम्डा 2021 का है वो समझ लो 0.05 आया गया, तो इससे क्या होएगा, तो अपन यहाँ पर e टू द पावर 0.05 माइनस 1 करेंगे। अपन यहाँ पर e टू द पावर इसलिए करा है बिकॉज दूसरी वाली साइड पे ln ऑफ प्राइस है, तो अगर ln को हटाना है तो अपन को e टू द पावर आएगा, तो यानी कि अपन ने यहाँ पर e टू द पावर 0.05 कर दिया एंड इसे -1 कर दिया, तो ये आता है 5.127%। अब इससे अपन को ये पता चलता है कि जो इंडेक्स अपन ने 100 लिया था बेस ईयर के अंदर, कि 2022 के अंदर जो बेस ईयर अपन ने 100 लिया था वो अब 2021 के अंदर वो 105.127 हो गया है, वो 5.127% से बढ़ गया है। अब ये तो अपन ने देखा था 2021 के अंदर। अब 2022 के अंदर क्या होगा, इसके अंदर कहते हैं सपोज करो कि जो लैम्डा है वो आ गया 0.09, इससे क्या पता चलता है, तो इसके अंदर भी अपन सबसे पहले e टू द पावर 0.09 माइनस 1 करेंगे, तो ये आ जाता है 9.417%, यानी कि पहले जो इंडेक्स 100 था 2022 के अंदर वो 2022 के अंदर हो जाएगा 109.417, यानी कि ये 9.417% से बढ़ जाएगा। अब मेरे हो सकता है मन के अंदर डाउट है कि अपन 2021 से 2022 के अंदर क्यों नहीं आए, अपन 2020 से 2022 के अंदर क्यों आए हैं, तो इसका रीजन ये है कि अपन यहाँ पर 2022 को बेंचमार्क मार रहे हैं एंड इससे अपन रिलेटिव वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इससे अपन को पता चलता है 2020 के मुकाबले 2022 के अंदर जो इंडेक्स है वो 9.417% से बढ़ेगा, यानी कि 109.417 हो जाएगा 2022 के अंदर। एंड यहाँ पर 2023 के बारे में भी ऐसे ही सोचा जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट पेज में अपन बात करेंगे हेडोनिक इंडेक्स के बारे में, जो क्वेश्चन 2B की मदद से अपन को पता चला है। इसके अंदर कहते हैं हेडोनिक इंडेक्स के अंदर अपन यूज करते हैं सेल्स इन ईच टाइम पीरियड एंड अकाउंट करते हैं फॉर डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अगर अपना 10 साल का टाइम फ्रेम अपन ने लिया है तो 10 साल के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज का सेल हुआ है, भले वो एक बार हुआ या 2 बार, उन सबको इंक्लूड कर लिया जाएगा, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं अपन। बट जो अगर अपन इसको कंपेयर करेंगे दूसरे वाले से यानी कि ट्रांजेक्शन बेस्ड मेथड से, तो उसके अंदर केवल उन्हीं को लिया जाता है 10 साल वाले पीरियड में जिनका सेल कम से कम 2 बार हुआ हो। एंड साथ ही साथ हेडोनिक्स इंडेक्स के अंदर अपन रिग्रेशन मॉडल बनाते हैं एंड इसके अंदर अपन उस पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अपन उसका दाम निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपना प्राइवेट रियल एस्टेट इंडेक्स खत्म हो चुका है। अगर अपन को याद हो अपन ने यहाँ पर 2 मेथड पढ़ी थी, अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स एंड ट्रांजैक्शन बेस्ड इंडेक्स। एंड ट्रांजैक्शन बेस्ड इंडेक्स भी 2 तरह का था, रिपीट सेल्स इंडेक्स एंड हेडोनिक इंडेक्स। ओके, तो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं पब्लिक एंड फिक्स्ड इनकम रियल एस्टेट इंडेक्सेस की तरफ। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पब्लिक रियल एस्टेट इंडेक्सेस। इसके अंदर बात की गई रिट्स इंडेक्स के बारे में। तो इसमें कहते हैं कि जो मोस्ट कॉमन पब्लिक इक्विटी इंडेक्स अवेलेबल होता है इन्वेस्टर के पास, वो रिट्स इंडेक्स होता है। इसमें अपन को याद करना चाहिए कि जो रिट्स है वो पब्लिकली ट्रेडेड एंटिटीज होती है जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है नियरली अपनी सारी अर्निंग्स टू इन्वेस्टर्स एंड जिनको टैक्स किया जाएगा बेस्ड ऑन द रेस्पेक्टिव इंडिविजुअल रेट्स, यानी कि जितनी उनकी अर्निंग होगी उस हिसाब से उनको टैक्स लगा दिया जाएगा। फिर इसके बाद कहते हैं कि जो इक्विटी रीट्स होती है वो ऐसी होती है जो कि प्राइमरीली ओन एंड ऑपरेट करती है प्रॉपर्टीज को विद इंडेक्सेस टिपिकली बेस्ड ऑन इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन और रीजन। यानी कि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो इक्विटी रीट्स होती है इसके अंदर अपन ओन एंड ऑपरेट करते हैं प्रॉपर्टी को, जैसे कि शॉपिंग मॉल, ऑफिस स्पेसेस, अपार्टमेंट, होटल, वेयरहाउस एक्सेट्रा। एंड अपन यहाँ पे जो पैसा कमाते हैं वो रेंट से कमाते हैं, यानी कि अपन इनको भाड़े पे लगाते हैं, इनसे अपन रेंट कमाते हैं, ना कि इनको बाय सेल करके कमाते हैं। फिर इसके बाद कहते हैं कि इनको इंडेक्स किया जाता है बेस्ड ऑन इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन और रीजन, यानी कि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो रेट्स है इसको ऑफन ग्रुप किया जाता है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन थिंग्स लाइक ये किस टाइप की प्रॉपर्टी ओन करी हुई है अपने, यानी कि रिटेल है या ऑफिस है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, या फिर अपन इस तरह से भी इसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी कहाँ पर लोकेटेड है, यूएस के अंदर लोकेटेड है, इंडिया के अंदर लोकेटेड है, फिर कहाँ पर लोकेटेड है। यानी कि अपन इन 2 क्राइटेरिया की मदद से जो रेट्स है उसको ऑफन ग्रुप कर सकते हैं। एंड ये जो ग्रुपिंग है वो हेल्प करता है क्रिएट इंडेक्स जो कि लाइक स्कोर कार्ड होता है जो
जो कि शो करता है अपन को कि अपना रिट्स कैसा मार्केट में अंदर परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे रियल एस्टेट फिक्स्ड इनकम इंडाइसेस के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं कि ये ट्रैक करता है इंस्ट्रूमेंट जैसे कि MBS एंड कवर्ड बॉन्ड, एंड ये दोनों कैरी करते हैं यूनिक रिस्क कंपेयर टू द ट्रेडिशनल बॉन्ड। एंड ऐसा इसलिए बिकॉज ये जो बॉन्ड है वो डिपेंड करते हैं बोरोवर की पेइंग कैपेसिटी के ऊपर, यानी कि अगर बोरोवर पैसा पे नहीं करेगा तो यहाँ पर डिफॉल्ट हो जाएगा, इसलिए ये कैरी करता है यूनिक रिस्क कंपेयर टू द ट्रेडिशनल बॉन्ड। तो यहाँ पर अपन ने दो चीजें देखी है, MBS एंड कवर्ड बॉन्ड। अब अपन इन दोनों को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे MBS इंडेक्स के बारे में। तो याद करो MBS क्या होता था। इसके अंदर कई सारे लोन को सोल्ड किया जाता था टू द इन्वेस्टर, एंड जब इन्वेस्टर अपना पैसा पे करते हैं यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जब वो पे करते हैं तो इन्वेस्टर उनको पैसा दे दिया जाता था। एंड इसके अंदर रिस्क ये था कि अगर हो सकता है कि जिसने पैसा उठाया वो पैसा ही ना पे करे, तो यानी कि वो डिफॉल्ट कर दे। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो MBS इंडेक्स है वो बिल्ड किया गया है फ्रॉम रेजिडेंशियल और कमर्शियल मॉर्गेजेस। ये फेस करता है सिग्निफिकेंट प्रीपेमेंट रिस्क। प्रीपेमेंट रिस्क का मतलब क्या हुआ कि जो बोरोवर है यानी कि जिसने पैसा उठाया है वो रीपे कर देगा प्रिंसिपल फास्टर और स्लोअर देन द एंटिसिपेटेड रेट, यानी कि उसने पैसा या तो जल्दी पे कर दिया फिर उसने पैसा लेट पे कर दिया। इसको हम प्रीपेमेंट रिस्क कहेंगे। इसमें अपन को एक चीज का ध्यान रखना है, जब इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा या फिर जो घर की वैल्यू राइज हो जाएगी तो जो होम ओनर वो रिफाइनेंस करवाएगा, यानी कि यहाँ पर जो MBS का ड्यूरेशन है वो शॉर्टर हो जाएगा। इसको हम कॉन्ट्रैक्शन रिस्क कहते हैं। एंड कन्वर्जली इसके अंदर कहते हैं कि अगर रेट है वो बढ़ती जा रही है तो डिस्करेज करेगा रिफाइनेंसिंग को, बिकॉज मार्केट के अंदर जो इंटरेस्ट रेट ज्यादा चल रहा है तो यानी कि उसको घाटा हो जाएगा अगर वो मार्केट से लेकर यहाँ पे प्रीपेमेंट कर देगा, यानी कि वो यहाँ पे प्रीपेमेंट रिस्क नहीं लेगा। तो इस तरह का जो प्रीपेमेंट रिस्क है वो स्पेशली प्रोनाउंस किया गया है US के अंदर, जहाँ पे पेनल्टीज फॉर अर्ली मॉर्गेज रीपेमेंट अनकॉमन मानी जाती है, यानी कि वहाँ पर ऐसा नहीं माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन है। फिर नेक्स्ट अपन बात करेंगे कवर्ड बॉन्ड के बारे में। कवर्ड बॉन्ड के बारे में वो सोचो कि अपने इसमें होता क्या है आके। तो इसमें कहते हैं कि अगर जो बॉन्ड जिसने लिया है यानी कि जिसको अपन ने डेट दिया है, अगर उसका पेमेंट आने में डिफॉल्ट हो जाए यानी कि डिफॉल्ट कर दे, यानी कि अपन सामने वाली पार्टी को कैसे चुकाएंगे, तो इसको कहते हैं MBS इंडेक्स। नेक्स्ट वन बात करेंगे कवर्ड बॉन्ड के बारे में। तो कवर्ड बॉन्ड के अंदर भी वो याद करने की कोशिश करके आखिर इसके अंदर होता क्या है। तो इसके अंदर कहते हैं कि अगर जिससे पैसा आने वाला है वो अगर डिफॉल्ट कर देता है तो यानी कि जो इन्वेस्टर के राइट होता है कि वो जो कंपनी है जिसके नाम से वो ओरिजिनली लोन हुआ था उसके ऊपर भी रिकॉर्ड्स आ जाता है, यानी कि अपना जो क्लेम है वो कंपनी के ऊपर भी आ जाएगा। तो इसके अंदर कहते हैं कि जो कवर्ड बॉन्ड इसको वाइडली यूज किया जाता है बाय द यूरोपियन कंपनीज, एंड ये रिप्रेजेंट करता है सिंपलर सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो बैंक है वो होल्ड करता है सेग्रीगेटेड मॉर्गेज पूल डायरेक्टली इन देयर बैलेंस शीट एज कोलेटरल फॉर फिक्स्ड मैच्योरिटी बॉन्ड। फिर नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं बिकॉज जो बोरोवर यूजुअली फेस करता है पेनल्टीज फॉर प्री पेमेंट एंड एंजॉय करता है ड्यूअल रिकोर्स यानी कि क्लेम अगेंस्ट बोथ इशूअर एंड कोलेटरल, तो इसलिए कहते हैं कि जो कवर्ड बॉन्ड है वो टिपिकली डिलीवर करता है मोस्ट स्टेबल रिटर्न विद लोअर रिस्क कंपेयर टू MBS। ओके, तो अब अपन अपने राइटअप की तरफ वापस आते हैं। अब अपन बढ़ेंगे पार्ट 3 की तरफ जो कि रेजिडुअल डिस्कशन। इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे रियल एस्टेट साइकिल के बारे में। तो रियल एस्टेट साइकिल एम करता है टू अलाइन शॉर्ट टर्म रेंट एंड ऑक्यूपेंसी शिफ्ट विद लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट डिसीजन। इन दोनों को अलाइन करने का काम करता है। हाउएवर जो कंस्ट्रक्शन है वो तुरंत तो होता है नहीं, उसके अंदर लैग होता है। तो ड्यू टू कंस्ट्रक्शन लैग ये जो सिंक्रोनाइजेशन है वो सही से हो नहीं पाता है। तो न्यू सप्लाई टिपिकली एंटर करता है मार्केट के अंदर आफ्टर कंस्ट्रक्शन कंडीशंस हैव चेंज्ड। तो टिपिकली जैसे हर एक साइकिल के 4 फेज होते हैं, इसके भी 4 फेज है। सबसे पहले रिकवरी फेज, फिर एक्सपेंशन फेज, फिर ओवर सप्लाई फेज एंड उसके बाद रिसेशन और डिक्लाइन फेज। तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं आखिर क्रक्स क्या है, तो इसे अपन ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक प्रॉपर्टी का क्या प्राइस होगा, उसका क्या रेंट होगा, एंड साथ ही साथ उस प्रॉपर्टी का ऑक्यूपेंसी लेवल क्या होगा। एंड अपन तो यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लैग होता है, इस वजह से जो डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच है वो यहाँ पर होना ही है। ओके, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे एक्सपेंशन फेज से। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक्सपेंशन फेज के अंदर जो प्रॉपर्टी का डिमांड है वो राइज हो जाता है, साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन करना भी स्टार्ट कर देते हैं। बट जो प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन है वो तुरंत तो होएगा नहीं, उसको अपना खुद का टाइम लगेगा। तो इस वजह से डिमांड है वो बढ़ जाती है और जो प्राइसेस है वो भी बढ़ जाएंगे बिकॉज डिमांड ज़्यादा एंड सप्लाई कम है। साथ ही जो ऑक्यूपेंसी लेवल है वो भी बढ़ने चालू हो जाते हैं। एंड जब सब कुछ फायदे में हो रहा था यानी कि जो NOI है वो भी बढ़ना ही है। साथ ही जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो चाहती है कि वो बोरो करे फंड जिससे ये वो कंस्ट्रक्ट कर सके प्रॉपर्टीज को। इस वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ जाता है मार्केट के अंदर। एंड DSRC यानी कि डेट सर्विस कवरेज रेशो वो भी बढ़ जाता है बिकॉज लोगों की इनकम बढ़ गई है, तो इस वजह से DSCR भी बढ़ना ही है। साथ ही जो लोन टू वैल्यू रेशो है वो गिर जाता है बिकॉज प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ता जा रहा है, इस वजह से लोन टू वैल्यू रेशो वो गिरता जा रहा है। यहाँ पे साइड में कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन है वो तुरंत तो होता है नहीं, वो एक लैग के साथ होता है। ये अपन ने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। तो इस वजह से एक्सपेंशन फेज के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज होता है, यानी कि यहाँ पे डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। इस वजह से यहाँ पे जो वैकेंसी है वो रॉक बॉटम पे होता है, यानी बहुत कम होती है वैकेंसी, ऑक्यूपेंसी लेवल बहुत ज्यादा होता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये समझने की कोशिश करो कि एक्सपेंशन स्टेज के अंदर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी वो प्रॉपर्टीज का नया कंस्ट्रक्शन करना चालू कर देगी, यानी कि यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो गिर जाएगा। साथ ही साथ जो वर्कर्स है उनसे ओवरकम करवाया
बढ़ा जाएगा, यानी कि उनके जो वेजेस है वो भी राइज हो जाएंगे। तो इस वजह से यानी कि उनकी तनख्वाह बढ़ रही है, तो इस वजह से जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट करेगा हाउसिंग डिमांड एंड प्राइसेस को, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट गिरना एंड वेजेस बढ़ना बूस्ट करेगा हाउसिंग प्राइसेस एंड उसकी डिमांड को। ओके, तो यहाँ पर अपना एक्सपेंशन स्टेज कंप्लीट हो जाता है। अब अपन बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेज की तरफ, ओवर सप्लाई फेज की तरफ। तो अपन को याद होगा एक्सपेंशन फेज के अंदर अपन ने कंस्ट्रक्शन करना चालू कर दिया था, तो अब वो जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ओवर सप्लाई फेज के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है कंप्लीट हो जाता है, जो कि एक्सपेंशन में चालू हुआ था, एंड ये 1.5-2 साल में कंप्लीट हो जाता है। तो इसका मतलब नया कंस्ट्रक्शन हो चुका है, यानी कि जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, बट जो डिमांड है वो तो गिरनी चालू हो गई है, बिकॉज डिमांड तो फॉलो करती है बिजनेस साइकिल को। देफर हाउसेज का तो भरमार हो गया है, यानी कि बहुत ज्यादा हाउसेज हो गए हैं। देफर उनका जो वैकेंसी लेवल है वो बढ़ गया है, बट जो ऑक्यूपेंसी लेवल है वो गिरता जा रहा है, एंड देफर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी गिर जाएंगे। इंटरेस्ट रेट गिरने की वजह से DSCR है वो गिरना चालू हो जाएगा। इसका मतलब है एक्सपेंशन फेज के अंदर वो बढ़ता जा रहा था, DSCR रेशियो बढ़ता जा रहा था, एंड यहाँ पर वो पीक आउट होकर वो गिरना चालू हो जाएगा, बिकॉज अब इंटरेस्ट रेट गिर गए हैं। तो इसका मतलब है DSCR अब पीक आउट हो चुका था, यानी कि वो गिरना चालू हो जाएगा। साथ ही जो NOI है वो डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर। अब जो वैकेंसी बढ़ गई है, इसका मतलब जो ऑक्यूपेंसी वो कम हो गया है, यानी कि लोगों की कमाई कम हो गई है, बिकॉज वैकेंसी बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से जो NOI है वो गिर जाएगा, एंड जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है वो भी गिर जाएगा। प्रॉपर्टी का वैल्यू गिरने की वजह से जो लोन टू वैल्यू रेशियो है वो बढ़ना चालू हो जाएगा। तो यानी कि सब उनको पता चलता है इंटरेस्ट रेट, NOI, DSCR सबके सब पीक आउट हो चुके हैं, अब वो सब गिरने चालू हो जाएंगे। वाइल जो LTV है, यानी कि लोन टू वैल्यू रेशियो है, वो बॉटम आउट हो चुका है, एंड अब वो बढ़ना चालू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अपना ओवर सप्लाई फेज भी कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बढ़ेंगे डिक्लाइन फेज की तरफ। तो यहाँ पर कहते हैं कि डिक्लाइन फेज के अंदर जो डिमांड है वो एकदम गिर चुका है, यानी कि वाइप्ड आउट हो चुका है। साथ ही जो क्रेडिट कंडीशन है वो भी टाइटन हो चुके हैं, बिकॉज लोगों के पास पैसा तो है ही नहीं पैसा चुकाने के लिए। इसकी वजह से यानी कि डिफॉल्ट करने के चांसेस बढ़ गए हैं, देखो जो क्रेडिट कंडीशन है वो भी टाइटन हो जाएंगे। साथ ही जो बैंक है वो स्केप्टिकल हो जाएगा इन गिविंग लोन्स, बिकॉज अब डिफॉल्ट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट को गिरा दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाई जाएगी। एंड साथ ही जो लोगों के पास पैसा तो है ही नहीं, यानी कि जो NOI है वो भी गिर जाएगा, एंड DSCR भी गिर जाएगा, पर लोन टू वैल्यू रेशियो बढ़ जाएगा। बट फाइनली फिर वो बॉटम आउट करेंगे एंड वो बढ़ना चालू हो जाएंगे, यानी कि अब वो यहाँ पर डिक्लाइन से रिकवरी फेज के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो यहाँ पर अपना डिक्लाइन फेज भी कंप्लीट हो जाता है। अब अपन बढ़ेंगे अपने लास्ट फेज की तरफ, जो कि रिकवरी फेज। अब जब इकोनॉमी एकदम नीचे आ चुकी है तो रिकवरी फेज के अंदर वापस उठना चालू करेंगे, यानी कि इंटरेस्ट रेट वो बढ़ना चालू हो जाएंगे, एंड वो बॉटम आउट करेंगे। साथ ही जो NOI है वो भी बढ़ना चालू करेगा, क्योंकि लोगों के पास अब धीरे धीरे पैसा आना चालू हो रहा है, एंड DSCR भी इसी तरह से बढ़ना चालू हो जाएगा। पर जो लोन टू वैल्यू रेशियो है वो पीक आउट कर चुका है, एंड अब वो गिरना चालू हो जाएगा, बिकॉज अब प्रॉपर्टी के दाम भी वापस बढ़ने चालू हो जाएंगे। साथ ही जो रेंटल रेट है वो अब स्टेबलाइज हो जाएंगे, बट वो बढ़ना चालू नहीं होंगे, एंड जो वैकेंसी वो भी डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा, यानी कि ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा, एंड पर यहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन चालू नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर अपने चारों फेज ऑफ रियल एस्टेट साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट फेज के अंदर इसको एक सम ऑफ वे में बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले बात की रिकवरी, फिर एक्सपेंशन, फिर ओवर सप्लाई और फिर रिसेशन। रिकवरी फेज के अंदर इंटरेस्ट रेट, NOI एंड DSCR तीनों के तीनों बॉटम आउट हो चुके हैं, अब एंड वो बढ़ना चालू हो जाएंगे। और जो लोन टू वैल्यू रेशियो है वो पीक आउट हो चुका है, एंड अब वो गिरना चालू हो जाएगा। अब अपन आते हैं एक्सपेंशन फेज की तरफ। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन है वो चालू हो जाएगा, बट वो प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन विद लैग होता है। डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होगी, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, एंड यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट, NOI एंड DSCR है वो बढ़ेगा, एंड जो LTV है यानी कि लोन टू वैल्यू रेशियो है वो गिरना चालू हो जाएगा। अब अपन बढ़ते हैं ओवर सप्लाई फेज की तरफ। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड हो जाता है, एंड यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट, NOI एंड DSCR है वो पीक आउट हो चुका है, यानी कि वो गिरने चालू हो जाते हैं, एंड जो LTV रेशियो है वो बॉटम आउट हो चुका है, यानी कि वो बढ़ना चालू हो जाता है। नेक्स्ट अपन आता है रिसेशन फेज की तरफ। यहाँ पर सब कुछ खराब हो रहा होता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट, NOI एंड DSCR सबके सब गिरने चालू हो जाते हैं, एंड जो LTV है यानी कि लोन टू वैल्यू रेशियो वो बढ़ना चालू हो जाता है। यहाँ पे कोई भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता है, यहाँ पर डिमांड है वो बर्बाद हो चुका है। साथ ही जो सेंट्रल बैंक है वो पंप करता है प्राइम इकोनॉमी को, एंड फिजिकल एंड मॉनेटरी मेजर्स को अप्लाई करता है। तो अपन यहाँ पे ये जो सब पढ़ा है इसका आखिर क्रक्स क्या है, तो यहाँ पर कहते हैं एक्सपेंशन स्टेज के अंदर जो डिमांड है वो बहुत जल्दी से बढ़ती है, एंड इस डिमांड को देखते हुए कंस्ट्रक्शन है वो चालू कर दिया जाता है। पर ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट तब होता है जब ये वाला फेज खत्म हो जाता है, यानी कि ये ओवर सप्लाई फेज के अंदर कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इकोनॉमिक वैल्यू ड्राइवर्स के बारे में। इसको अपन PDF से पढ़ेंगे। तो इसके अंदर कहते हैं जो बिजनेस साइकिल है वो इन्फ्लुएंस करता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन को, एंड ये इम्पैक्ट करता है सेक्टर एंड रीजन्स को डिफरेंटली। फिर इसके बाद बात की गई मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में, जैसे कि GDP ग्रोथ, जॉब क्रिएशन एंड वेज इंक्रीज। इसके अंदर कहते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो ड्राइव करता है डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल, ऑफिस एंड रिटेल स्पेसेस। तो इसके अंदर कहते हैं जो कमर्शियल रियल एस्टेट है इसका लॉन्ग डेवलपमेंट टाइमलाइन होता है, यानी कि एक प्रॉपर्टी को बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो अगर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो वो इनिशियली बूस्ट कर देगा
करेगा रेंट को, यानी कि रेंट बढ़ जाएगी एंड साथ ही साथ वैकेंसीज है वो लोअर हो जाएगी बिफोर सप्लाई इवेंचुअली कैचअप्स, क्योंकि सप्लाई को बढ़ने में तो टाइम लगेगा बट जो रेट्स है वो तो पहले ही बढ़ जाएंगे ना, वैकेंसी पहले ही कम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट इसके अंदर बात की गई है जॉब क्रिएशन एंड वेज ग्रोथ के बारे में। इसके अंदर कहते हैं कि ये दोनों फ्यूल करते हैं हाउस होल्ड फॉर्मेशन को। अगर जॉब क्रिएशन और वेज ग्रोथ इंक्रीज हो जाता है, यानी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिल रही है एंड वेज ग्रोथ यानी कि उनकी जो पगार है वो भी बढ़ा दी गई है, तो ये इंक्रीज करेगा डिमांड फॉर रेंटल एंड ओनर ऑक्यूपाइड हाउसिंग के लिए। फिर इसके बाद बात की गई डेट के बारे में। इसके अंदर कहते हैं रियल एस्टेट के अंदर डेट फाइनेंसिंग एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कंपोनेंट माना जाता है इसके अंदर। अगर लोअर मॉर्गेज रेट होगी यानी अगर लोअर इंटरेस्ट रेट होगी तो ये बूस्ट करेगा होम परचेज एंड कंस्ट्रक्शन को। वही अगर इंटरेस्ट रेट अगर हाई हो जाएगी तो ये इसको पूरा गिरा के रख देगा, यानी कि कोई परचेज ही नहीं करेगा, ना ही कोई कंस्ट्रक्ट कराना चाहेगा बिकॉज इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा है। अगर मार्केट के अंदर फेवरेबल हाउसिंग कंडीशन है तो इसकी वजह से इंक्रीज होगा होम ओनरशिप एंड न्यू कंस्ट्रक्शन। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टीज एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज तब बढ़िया परफॉर्म करेगी जब उसका स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्ट लिंक होगा एंड प्रॉक्सिमिटी टू सप्लायर एंड कस्टमर होगा। यानी कि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो तब ज़्यादा वैल्यूबल मानी जाती है अगर उसका ट्रांसपोर्ट लिंक उसके आसपास की जगह इतनी बढ़िया है कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, यानी कि रोड्स और बढ़िया बनी हुई है इस तरह से। साथ ही साथ वो सप्लायर एंड कस्टमर दोनों के लिए इजीली एक्सेसिबल है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहाँ पर कहते हैं कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को ज़्यादा बढ़िया तब माना जाता है अगर उसके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़िया होगी, साथ ही साथ उसका ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस भी बहुत ही बढ़िया होगा, वहाँ पर आसपास पब्लिक सेफ्टी भी होगी एंड वहाँ पे जो आसपास की स्कूल है उसकी क्वालिटी भी बढ़िया होगी। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं ऐसी एरियाज जिसके अंदर इंडस्ट्रियल एंड पॉपुलेशन दोनों कम होते जा रहे हैं तो वो फेस करेगा लोअर प्रॉपर्टी इनकम एंड एप्रिशिएशन पोटेंशियल। यानी कि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अगर वहाँ पे कोई घर खरीद ही नहीं रहा है, वहाँ पे कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा है तो उसके प्रॉपर्टी के दाम इतने बढ़ेंगे ही नहीं। ओके, तो अब अपन बात करेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो रिटर्न होता है वो क्लोजली लिंक होता है तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड स्ट्रक्चरल ट्रेंड, अनलाइक रेजिडेंशियल डिमांड जो कि ड्राइवर होते हैं लोकल कंडीशंस। तो इसके अंदर की सेगमेंट आते हैं ऑफिस प्रॉपर्टीज, इंडस्ट्रियल एंड वेयर हाउस, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी एंड स्पेशलिटी सब सेगमेंट। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑफिस प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके अंदर कहते हैं कि ये ऑफिस प्रॉपर्टीज रेंज करता है फ्रॉम मल्टी टेनेंट स्काई स्क्रैपर टू सिंगल टेनेंट बिल्डिंग। ये बिल्ड किया जाता है फॉर एंकर टेनेंट्स। पर ओवर टाइम इसमें देखा गया कि जो ऑफिस प्रॉपर्टीज है इनकी डिमांड है वो कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ रिसेंट शिफ्ट टुवर्ड्स रिमोट एंड हाइब्रिड वर्क कल्चर, यानी कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर की वजह से जो ऑफिस प्रॉपर्टीज है इनकी डिमांड कम होती जा रही है। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे इंडस्ट्रियल एंड वेयर हाउस के बारे में। तो इसके अंदर बात की गई है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, वेयर हाउस एंड मैन्युफैक्चरिंग स्पेसेस के बारे में। तो ई कॉमर्स की ग्रोथ की वजह से इसका जो ग्रोथ है वो भी बूस्ट हो चुका है, यानी कि इसका डिमांड बढ़ गया है, दो मैनी प्रॉपर्टीज रिमेन पर्पस बिल्ड। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे रिटेल के बारे में। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं मॉल, शॉपिंग सेंटर एंड स्टैंड अलोन आउटलेट्स। तो रिसेंट ऑनलाइन सेल्स और की वजह से इनका जो डिमांड है वो कम होता जा रहा है, यानी कि ऑनलाइन सेल्स की वजह से जो डिमांड है वो लोअर हो रहा है फॉर ट्रेडिशनल सेंटर एंड ये इनको प्रॉम्प्ट कर रहा है कन्वर्जन टू मिक्स्ड यूज फॉर्मेट। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे हॉस्पिटैलिटी के बारे में। तो हॉस्पिटैलिटी वेरी करता है फ्रॉम बिजनेस, होटल एंड कन्वेंशन सेंटर्स टू मोटल्स एंड लग्जरी रिसोर्ट्स। फिर इसके अंदर कहते हैं कि जो बिजनेस ट्रैवल है वो सिक्लिकल होता है, वह जो अपस्किल रिसोर्ट्स की जो डिमांड है वो डिपेंड करती है ऑन द स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। ओके, तो लास्ट अपन बात करेंगे स्पेशलिटी सब सेगमेंट्स के बारे में। इसके अंदर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स एंड सीनियर हाउसिंग के बारे में एज वेल एज स्पेशल यूज प्रॉपर्टीज के बारे में। स्पेशल यूज प्रॉपर्टी यानी कि सेल्फ स्टोरेज वाली हो गई, यानी कि जिसका लो कॉस्ट फ्लेक्सिबल लीज होता है, या फिर हॉस्पिटल, सेल टावर, डेटा सेंटर एंड पार्किंग फैसिलिटीज, इन सबको अपन स्पेशल यूज प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अपन अपने राइटअप की तरफ वापस आते हैं। इसके अंदर अपन कंपेयर करेंगे इंडिविजुअल रेजिडेंशियल यूनिट वर्सेस मल्टी फैमिली होम। तो इसके अंदर कहते हैं इंडिविजुअल रेजिडेंशियल यूनिट एग्जांपल बंगलो जैसा हो गया, इसको यूजुअली पीपल बाय करते हैं, इसको रेंट पे नहीं लिया जाता है। बट अगर अपन बात करें मल्टी फैमिली होम के बारे में तो इसको एक तरह से रेंट किया जाता है यूजुअली। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बाय करें प्रॉपर्टी को या फिर रेंट पे ले प्रॉपर्टी को। तो ये डिसीजन डिपेंड करता है अपॉन द रेशियो ऑफ हाउस प्राइस टू हाउस होल्ड इनकम। अगर जो रेशियो है वो गिर जाता है, यानी कि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो हाउस होल्ड इनकम है वो बढ़ जाती है, तो पीपल है वो प्रेफर करेंगे घर को खरीदना rather देन उसको रेंट पे लेना। एंड इसी वजह से इसका उल्टा नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है। इसके अंदर कहते हैं जब रेशियो ऑफ हाउसिंग प्राइस टू हाउस होल्ड इनकम है वो बढ़ जाता है तब क्या होएगा, यानी कि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि लोगों की इनकम कम हो गई है तब क्या होगा, तो अफोर्डेबिलिटी ऑफ बाइंग हाउस है वो होएगा ही नहीं, यानी कि घर महंगे लगेंगे तो जो लोग है वो रेंट पे लेना उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे। इसका बेरिश आउटकम होगा फॉर रेजिडेंशियल होम बिल्डर्स। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में पूछते हैं किसका लीस्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट होएगा ड्यू टू ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स की ग्रोथ से किसके अंदर शिफ्ट सबसे कम आया होगा। तो इसके अंदर कहते हैं हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर्टी है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया होगा। ओके, तो अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कहते हैं जो कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज होती है वो मोस्ट लाइकली क्या इंक्लूड करती है। तो इसके अंदर कहते हैं जो कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज होती है वो ज्यादातर ऐसा देखा गया कि इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज होती है। एग्जाम्पल अपन को उसके अंदर रेंटल इनकम आता रहता है, बट अगर अपन ओनर ऑक्यूपाइड हाउस को देखें तो उसके अंदर रेंट जनरेट थोड़ी ना होती है, उसके अंदर अपन रह रहे होते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है। देयरफॉर ओनर ऑक्यूपाइड
हाउसेस को नॉन रेंट जनरेटेड माना जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं जो रेजिडेंशियल अपन ने दो तरह का देखा है, एक तो अपन ने देखा सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले के अंदर और दूसरा अपन ने देखा कमर्शियल वाले के अंदर। तो जो अपन कमर्शियल वाले के अंदर बात कर रहे हैं वो होता है मल्टी फैमिली हाउस एंड सिंगल फैमिली हाउस से रिलेटेड। बट अगर अपन बात करें दूसरे वाले में रेजिडेंशियल में, तो इसके अंदर अपन बात करते हैं ओनर ऑक्यूपाइड हाउस के बारे में, जो कि कमर्शियल नहीं होता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कंपनी जैसे कि डीएलएफ होगी, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो बिल्ड करे रेजिडेंशियल हाउस फॉर द पर्पज ऑफ सेल, यानी कि घर को बना के बेच दे, एंड दूसरा के ऑप्शन होता है कि बिल्ड करे मल्टी फैमिली रेंटल प्रॉपर्टीज एंड उसे अर्न कर सके रेंटल इनकम को, यानी कि उसे एक तरह से फ्लैट सिस्टम चालू कर दिया। तो डीएलएफ क्या प्रेफर करेगा? तो इसका मतलब अपन यहाँ पर ये चेक करना चाहते हैं कि एक घर को खरीदना चाहिए फिर उसको रेंट पे लेना चाहिए। तो इसके अंदर कहते हैं अपन घर को लेंगे तो अपन को ईएमआई पे करनी पड़ेगी, तो ये फंक्शन होता है लोन का, एंड लोन फंक्शन होता है ऑफ कॉस्ट ऑफ द हाउस। तो इसके अंदर कहते हैं जब हाउसिंग प्राइसेस वो बहुत हाई चल रहे होंगे तो जो लोन अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा हाई होएगा, यानी कि उसके अंदर ईएमआई भी हाई होगी। देयरफॉर द रेशियो ऑफ हाउसिंग प्राइसेस टू हाउस होल्ड इनकम है वो हाई होएगा, यानी कि घर को खरीदना अनअफोर्डेबल माना जाएगा। देयरफॉर जो पीपल है वो रेंटल हाउस की तरफ जाएंगे। ये एक तरह का बेयरिश आउटकम माना जाता है फॉर रेजिडेंशियल हाउस बिल्डर्स कंपेयर्ड विद रेंटल हाउसिंग डेवलपर्स। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे हाई जॉब क्रिएशन के बारे में। तो ये अफेक्ट करता है मोर ऑफिस प्रॉपर्टी, बिकॉज अगर हाई जॉब क्रिएशन हो रहा है, लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला, तो उनको रखेंगे कहाँ पे? ऑफिस में तो रखेंगे। तो इस वजह से ऑफिस प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ जाएगी। साथ ही अगर उनकी जॉब लगे तो वो घर पे तो ऐसे रहेंगे नहीं, बाहर जाना पड़ेगा, दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। तो जो मल्टी फैमिली होम है वो बेटर परफॉर्म करेंगे इन कंपेयर टू ओन और ऑक्यूपाइड हाउस। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे ट्रांजेक्शन बेस्ड इंडेक्सेस के बारे में। तो अपन ने देखा था ये दो टाइप के होते हैं, रिपीट सेल्स इंडेक्स एंड हेडोनिक इंडेक्स, एंड इन दोनों के अंदर अपन यूज करते हैं रिग्रेशन का। रिपीट सेल्स इंडेक्स के अंदर अपन डेटा कलेक्ट करते हैं फॉर ओनली ऑन दोस प्रॉपर्टीज जो कि ट्रांजेक्ट हुए एटलीस्ट ट्वाइस, एंड हेडोनिक इंडेक्स के अंदर अपन सारी प्रॉपर्टीज को इंक्लूड करते हैं, यानी कि कलेक्ट करते हैं डेटा ऑन ऑल द प्रॉपर्टीज वेदर उनका ट्रांजेक्शन एक ही बार हुआ हो। तो ये वाला जो मेथड है वो कंट्रोल करता है फॉर प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक साइज, एज एक्सेट्रा टू आइसोलेट प्योर रियल एस्टेट ट्रेंड, यानी कि रियल एस्टेट मार्केट में प्योरली क्या हो रहा है, रिमूविंग द नॉइजेस, ये अपन को हेडोनिक इंडेक्स की मदद से पता चल सकता है। ओके, तो नेक्स्ट पेज के अंदर एक पॉइंट है, इसके अंदर कहते हैं अगर अपन बाय करते हैं डीएलएफ शेयर जो कि कोट है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो किस टाइप का शेयर है? तो इसमें कहेंगे कि वो एक आरईओसी कंपनी यानी कि रियल एस्टेट ऑपरेटिंग कंपनी है। एग्जाम्पल डीएलएफ गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये ऐसी कंपनी होती है जो कि टैक्सेबल होती है, यानी कि इनके पास कोई टैक्स एग्जम्पशन नहीं होती है। एंड अगर अपन इसको कंपेयर करेंगे रिट से, यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से, तो ये सिमिलर टू म्यूचुअल फंड होती है, एंड ये टैक्स एग्जम्प्ट होगी अगर ये डिस्ट्रीब्यूट करती है मोर देन 90% ऑफ देयर अर्निंग एज डिविडेंड, एंड ये प्राइमरीली इन्वेस्ट करेगी इन रेंटल जनरेटिंग प्रॉपर्टीज के अंदर, यानी कि जो पैसा कमाएगी रेंट से कमाएगी, ना कि प्रॉपर्टीज को बेच के खरीद के। ओके, तो नेक्स्ट बार बढ़ते हैं ड्यू डिलिजेंस की तरफ। इसके अंदर कहते हैं प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर ट्रांसपेरेंसी की बहुत बड़ी दिक्कत होती है, देयरफॉर यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ ड्यू डिलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी मार्केट और पब्लिक डेट मार्केट। तो इसके अंदर उनको 6 स्टेप बताए गए हैं ड्यू डिलिजेंस करने के लिए। स्टेप 1 है मार्केट सर्वे एंड आउटलुक, स्टेप 2 है करंट लीज रिव्यू, स्टेप 3 है फ्यूचर लीज आउटलुक, स्टेप 4 है फाइनेंशियल रिव्यू, स्टेप 5 है डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू, एंड स्टेप 6 है प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन एंड सर्विस एग्रीमेंट। तो अपन एक एक करके इन स्टेप को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन बढ़ते हैं स्टेप 1 की तरफ, जो सबसे नीचे वाला ना ये है क्वेश्चन 7 वाला। स्टेप 1 है मार्केट सर्वे एंड आउटलुक। इसके अंदर अपन मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हैं, यानी कि जहाँ पे वो बिजनेस है, यानी कि जहाँ पे प्रॉपर्टी है उसका आसपास का मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, लोकल बिजनेस कंडीशन कैसा है, इन्वायरमेंटल फैक्टर देखते हैं जैसे कि पॉल्यूशन, वाटर लेवल, सीवेज, ये सब की फैसिलिटीज कैसी है। साथ ही अपन उस एरिया को देखते हैं, यानी कि उस एरिया के अंदर हाउसेस को क्या रेट पे सोल्ड करा जा रहा है, एंड साथ ही साथ उन हाउसेस को क्या रेट पे किराए पे लिया जा रहा है। तो इन शॉर्ट अपन यहाँ पर क्या क्या देखते हैं, अपन यहाँ पर देखते हैं लोकल इकोनॉमिक ट्रेंड को, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर को, सेल एंड लीज ऑफर रेट को। ओके, तो नेक्स्ट अपन स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं, करंट लीज आउटलुक। ये क्वेश्चन 9 वाला जो कि जस्ट इसके ऊपर है। तो इसके अंदर अपन इवैल्यूएट करते हैं ऑफिस प्रॉपर्टी को, यानी कि यहाँ पर अपन रिव्यू करते हैं करंट इनकम क्या आ रही है, यानी कि अपन यहाँ पर ये देखने की कोशिश करते हैं कि अभी मार्केट के अंदर क्या रेट चल रहा है एंड अपन क्या रेट चार्ज कर रहे हैं, यानी कि क्या रेंट अपन चार्ज कर रहे हैं। साथ ही अपन ट्रैक करते हैं वैकेंसीज को, यानी कि अगर अपन एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इसमें कितनी वैकेंसीज नॉर्मली ऐसी देखी गई है, अभी कितनी वैकेंसीज चल रही है। एंड साथ ही अपन लीज ड्यूरेशन देखते हैं। साथ ही अपन यहाँ पर टेनेंट का पेमेंट हिस्ट्री देखते हैं, उसका डिफॉल्ट वैकेंसी रेट, लीज रेट वर्सेस मार्केट रेट देखा जाता है। यानी कि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अपन देखते हैं कि जो टेनेंट उसका पेमेंट हिस्ट्री कैसा है, वो पेमेंट टाइम पर करता है फिर नहीं करता है, वो डिफॉल्ट तो नहीं कर देता है, वो वैकेंसी रेट वहाँ पे उस एरिया का कितना रहता है, साथ ही साथ लीज रेट क्या चल रहा है, अपन ने मार्केट रेट अभी क्या चल रहा है, इसको अपन कंपेयर भी करते हैं। ओके, तो अब अपन स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं, फ्यूचर लीज आउटलुक। इसको क्वेश्चन 8 में बताया गया है। इसके अंदर कहते हैं कि अगर अपन को पता चलता है कि आगे जाके थोड़ा टाइम बाद एक एग्जिस्टिंग लीज वो एक्सपायर होने वाली है, तो अपन को एक नई लीज बनानी पड़ेगी, तो कितने टाइम बाद होने वाली है अपन को ये देखना है। एंड जो नई लीज होगी उसके अंदर अपन को कुछ चीजें देखनी है, जैसे कि अपन वहाँ पर देखेंगे उसका ब्रोकर का कमीशन कितना है, सच अपन इंप्रूवमेंट ऑन प्रॉपर्टी भी देखेंगे, तो ये दोनों कोस्ट अपन देखेंगे। साथ ही साथ फ्री रेंट पीरियड कोई है या फिर नहीं, अपन को इसका भी देखना पड़ेगा। साथ ही साथ अपन यहाँ पर इंप्रूवमेंट अलाउंसेस एंड पोटेंशियल डाउनटाउन को भी देखेंगे, यानी कि अपना जो प्रोजेक्शन है वो इंक्लूड करेगा रिन्यूअल एंड एक्विजिशन कॉस्ट को, यानी कि कमीशन एंड डाउन टाइम इंसेंटिव्स को इंक्लूड करेगा। साथ ही साथ वो स्प्रेड होगा ओवर द लीज टर्म। फिर इसके अंदर कहते हैं कि जो लोकल सप्लाई, जोनिंग एंड रेंट रूल्स होंगे वो ऑल्सो शेप करते हैं रीलीजिंग पोटेंशियल को।
ओके, तो नेक्स्ट अपन स्टेप 4 की तरफ बढ़ते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसको अपन फाइनेंशियल रिव्यू भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन 10 के अंदर बताया गया है। तो इसके अंदर कहते हैं यहाँ पर अपन एनालाइज करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को, साथ ही एक्सपेंडिचर हो सकता है ओवर स्टेटेड हो, तो ये सजेस्ट करेगा विंडो ड्रेसिंग। साथ ही अपन यहाँ पे कंप्यूट करेंगे डिफरेंट रेशियोज को, एंड ये जो एक्सपेंडिचर होगा उसको अपन परसेंटेज ऑफ रिकवर्ड देखेंगे, यानी कि अनरिकवर्ड फ्रॉम टेनेंट कितना है अंडर डिफरेंट सिनेरियोज। यहाँ पे एनुअल सेंसिटिविटी भी देखी जाएगी। फिर से हम ऊपर कहते हैं कि फाइनेंशियल रिव्यू के अंदर अपन एनालाइज करते हैं सेवरल ईयर ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एंड एक्सपेंस को टू स्पॉट रेवेन्यू एंड कोस्ट ट्रेंड, यानी कि अपन कई सालों के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एक्सपेंडिचर को एनालाइज करते हैं, जिससे पता लगाते हैं कि रेवेन्यू एंड कोस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है। हिस्टोरिकल कोस्ट फ्लो हो सकता है कि अपन को रिवील करे इन्फ्लेटेड एनओआई, यानी कि अपन को एनओआई ज्यादा दिखाए जो फ्रॉम अंडर इन्वेस्टमेंट और एक्सेसिव टेनेंट इंसेंटिव्स। ओके, तो नेक्स्ट अपन स्टेप 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू। इसको क्वेश्चन 6 के अंदर बताया गया है। तो इसके अंदर अपन लीगल एंड टैक्सेशन इश्यूज देखते हैं। लीगल इश्यूज के अंदर अपन लीगल टाइटल क्लियर है फिर नहीं, ये अपन चेक करते हैं। एंड टैक्सेशन इश्यूज के अंदर अपन ये देखते हैं कि जो म्यूनिसिपल टैक्सेस है उनको पे किया गया है फिर नहीं। साथ ही साथ अपन यहाँ पर ये भी देखते हैं कोई लीन आउटस्टैंडिंग है या फिर नहीं। अगर कोई अनरिजॉल्व प्रॉपर्टी टैक्स इशू है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट अपन लास्ट स्टेप 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन एंड सर्विस एग्रीमेंट। तो इसके अंदर प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन में अपन देखते हैं फिजिकल कंडीशन कैसा है प्रॉपर्टी का, इन्वायरमेंटल इश्यूज कैसे हैं वहाँ के, एंड लीकेज और कुछ है या फिर अपन ये सब चीजें, मतलब एक तरह से अपन प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करते हैं। एंड दूसरा सर्विस एग्रीमेंट, इसके अंदर एक तरह से वेंडर सर्विस एग्रीमेंट देखते हैं, यानी कि अपनी जो बिल्डिंग होगी उसके अंदर लिफ्ट एसी ये सब लगी हुई होगी तो उसका एएमसी क्या चल रहा है, यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज क्या चल रहा है, उनकी सर्विस क्या है, उसकी कोई लाइबिलिटी है या फिर नहीं, ये सब अपन चेक करेंगे। उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी है, एक तरह से यहाँ पे जो सर्विस रिलेटेड रोल है वो सारा का सारा इसके अंदर देखा जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एंड प्रिंसिपल रिस्क के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जीआईसीएस के बारे में। जीआईसीएस क्लासिफाई करता है रियल एस्टेट को, यानी कि सेपरेट करता है कंपनीज को जो कि इन्वॉल्व होगी इन प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी सर्विस फ्रॉम रेट्स। फिर नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं हाई क्लास प्रॉपर्टी को जब अपन कंपेयर करेंगे लो क्लास प्रॉपर्टी से, तो जो लो क्लास प्रॉपर्टी के अंदर हायर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होंगे बिकॉज उसके अंदर अभी भी डेवलपमेंट के काफी ज्यादा चांसेस है। बट जो हाई क्लास प्रॉपर्टी उसके अंदर अपन ज्यादा से ज्यादा कुछ इनोवेशन कर ही नहीं सकते ना। बट लो क्लास के अंदर अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तो अपन उसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ लेकर के आ सकते हैं। साथ ही यहाँ पे साइड में कंपेयर किया गया डेवलप्ड मार्केट वर्सेस एमर्जिंग मार्केट को। इसके अंदर कहते हैं जो एमर्जिंग मार्केट है इसके अंदर हायर ग्रोथ पोटेंशियल होता है बट इसके अंदर हायर रिस्क भी होता है। ओके, तो लास्ट में एक स्टिकी नोट है, इसके अंदर कहते हैं कि अपन ने जो ऊपर रियल एस्टेट का क्लासिफिकेशन करा था वो ऑन द बेसिस ऑफ जीआईसीएस था। अगर अपन चाहें तो इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस साइकिल सेंसिटिविटी। तो इसके अंदर कहते हैं जो हेल्थ केयर रेट्स होते हैं उनको डिफेंसिव माना जाता है, यानी कि अगर बिजनेस साइकिल का फ्लक्चुएशन होता भी है तो इसको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं मोटा मोटी। बट अगर अपन बात करें इंडस्ट्रियल एंड ऑफिस रेट्स के बारे में तो इनको सिक्लिकल देखा गया है। एंड इसको अपन कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं बिकॉज बिजनेस साइकिल चाहे कुछ भी चल रहा हो, हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल्स और के अंदर जो कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, वो वैसा का वैसा ही रहना है। अगर कोई बीमारी आई तो जाना ही पड़ेगा। एंड साथ ही साथ अगर अपन दूसरे वाले को देखें इंडस्ट्रियल एंड ऑफिस रेट्स, तो इसके अंदर ये सोचोगे जब बिजनेस का डाउन टर्म चल रहा है यानी कि एकदम खराब चल रहा है सब कुछ, तो अपन पैसा बचाना चाहेंगे, यानी कि वेयर हाउस के अंदर अपन कम से कम खर्चा करना चाहेंगे। यानी कि पहले अगर 15 वेयर हाउस है तो अपन यहाँ पे 10 कर लेंगे, 10 के अंदर शिफ्ट कर देंगे अपना माल। साथ ही साथ अगर सब कुछ खराब चल रहा है तो ऑफिस रेंट अपन ज्यादा क्यों पे करेंगे, अपने जो एम्प्लॉयज उनको बोलेंगे वर्क फ्रॉम होम करो, जिससे अपन अपनी ऑफिस रेंट को भी बचा पाएंगे। तो यानी कि सिक्लिकल माना जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे पर्पस ऑफ रियल एस्टेट। तो ये वर्क कर सकता है एज इन्फ्लेशन हेज, साथ ही साथ इससे टैक्स सेविंग एंड एडवांटेज भी हो सकता है, एंड यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है, एंड ग्रोथ पोटेंशियल तो इसके अंदर होता ही है। ये सारे के सारे वही एडवांटेज जो अपन ने स्टार्टिंग में देखे थे। अब साथ ही साथ इसके अंदर कहते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है वो हेट्रोजीनियस होते हैं, एंड जाहिर सी बात है सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी थोड़ा ना होती है, अलग अलग होती है, एंड साथ ही साथ वो इलिक्विड भी होती है। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रिंसिपल रिस्क के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर जो रिस्क है वो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से भी हो सकता है एंड प्रॉपर्टी स्पेसिफिक फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। अपन अब इन दोनों को पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं, जीडीपी ग्रोथ या फिर स्लो डाउन, एंड प्रॉपर्टी स्पेसिफिक रिस्क क्या हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस एंड मिसमैनेजमेंट और फ्रॉड। यानी कि यहाँ पर कहना चाहते हैं कोई भी अगर इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ भी और उसके वजह से अपने को इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका रिस्क है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क होगा। बट अगर कोई कंपनी स्पेसिफिक रिस्क आया जो कि केवल अपने ऊपर लागू हो रहा है, पूरी इकोनॉमी के ऊपर लागू नहीं हो रहा है, तो इसको अपन प्रॉपर्टी स्पेसिफिक रिस्क कहेंगे।